दोपहर की चिलचिलाती धूप में मुंबई की एक ऐसी गरीब गली में जो डिजिटल नक्शों पर मौजूद नहीं थी, एक 6 साल की बच्ची कबाड़ के पुर्जों के ढेर के नीचे बैठी धैर्यपूर्वक एक पुराने कंप्यूटर को ठीक कर रही थी, जो बिजली जाने के कारण बार बार बंद हो जाता था। जो आदमी अचानक रुककर उसे देख रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि एक टेक्नोलॉजी अरबपति था, जो कोड की हर एक लाइन तक परफेक्ट सिस्टम चलाने का आदी था। लेकिन बच्ची की एक साधारण सी बात ने कि जब सब कुछ खराब हो जाए तो इसे बंद नहीं होना चाहिए, उसे सन कर दिया। और उसके बाद उसने जो फैसला लिया, उसने उसे अपनी सत्ता के सुरक्षित दायरे से बाहर निकालकर एक अलग सोच को बचाने के लिए प्रेरित किया, जिसने ना केवल कांच के मीटिंग रूम को हिला दिया बल्कि उसके जीवन की दिशा को भी पूरी तरह से बदल दिया। दोपहर में मुंबई की सड़कों पर धूप एक गर्म कांच की चादर की तरह पड़ रही थी। वो छोटी सी गली व्यस्त मुख्य सड़क के घरों की कतार के पीछे छिपी हुई थी, इतनी संकरी कि 2 मोटरसाइकिलों को भी एक दूसरे से बचने के लिए अपने हैंडल झुकाने पड़ते। चमचमाती काली लग्जरी सेडान अचानक गली के बीच में रुक गई। इंजन की आवाज रूखी होकर बंद हो गई। विक्रम सिंह पीछे की सीट पर बैठे थे। एयर कंडीशनर के बंद होते ही उनकी भौहें तन गईं। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर धीमी लेकिन तनावपूर्ण आवाज में कहा, विक्रम सर, शायद रेस्क्यू टीम को बुलाना पड़ेगा। गाड़ी बिजली प्रणाली में खराबी का संकेत दे रही है। कितना समय लगेगा? विक्रम ने पूछा। उनकी आंखें अभी भी अपने फोन की स्क्रीन पर थीं, जिसका सिग्नल धीरे धीरे जा रहा था। कम से कम 1 घंटा। वे इस इलाके में कम ही आते हैं। विक्रम ने एक सांस छोड़ी और गाड़ी की गहरी रंग की खिड़की से बाहर देखा। वो बंद मीटिंग रूम और शहर की हर सड़क को दिखाने वाले डिजिटल नक्शों का आदी था। ये गली उसकी किसी भी रणनीतिक नक्शे में नहीं थी। आप गाड़ी में ही बैठिए, ड्राइवर ने आगे कहा। बाहर माहौल थोड़ा अजीब है। विक्रम ने दरवाजा खोला। गर्म हवा का एक झोंका अंदर आया, जिसमें दोपहर के खाने, धातु और पुरानी दीवारों से आती हल्की सीलन की गंध मिली हुई थी। वो सीधा खड़ा हुआ, आदत के अनुसार अपनी शर्ट की आस्तीन को ठीक किया और फिर बीच में ही रुक गया। ये इशारा यहां अजीब लग रहा था। गली में कुछ लोगों ने उसे देखा और फिर अपना काम करने लगे। वे बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं थे, ना ही उन्होंने कोई दोस्ती दिखाई। इस जगह पर अजनबी आना आम बात थी, लेकिन एक महंगी गाड़ी के साथ आने वाले अजनबी दुर्लभ थे। एक छोटी सी टक की आवाज आई, जो गली के अंत से नियमित रूप से आ रही थी। विक्रम ने उस आवाज की दिशा में सिर घुमाया। एक पुराने घर की दूसरी मंजिल तक जाने वाली लोहे की सीढ़ियों के नीचे एक बच्ची इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों के ढेर के पास उकड़ू बैठी थी। पुराने कंप्यूटर की स्क्रीन एक प्लास्टिक के डिब्बे पर रखी थी। तार बाहर निकले हुए थे और मशीन का केस खुला हुआ था। बच्ची ने अपने हाथ से भी बड़ा एक पेचकश पकड़ रखा था और वो धीरे धीरे ध्यान से पेंच कस रही थी, जैसे कि पूरी दुनिया में उसके सामने रखी उस मशीन के अलावा कुछ भी नहीं था। विक्रम थोड़ा और पास गया। तुम क्या कर रही हो? उसने पूछा। बच्ची ने तुरंत सिर नहीं उठाया। उसने आखिरी पेंच कसा, पेचकश नीचे रखा और फिर उसे देखा। उसकी काली आंखें चमकदार और शांत थीं। मैं मशीन ठीक कर रही हूं। ये मशीन खराब है, ये बीच बीच में बंद हो जाती है, उसने संक्षिप्त उत्तर दिया। लेकिन ये पूरी तरह से खराब नहीं है। विक्रम ने टेप से जोड़े गए तारों को देखने के लिए नीचे झुका। पेंच एक सीधी कतार में रखे हुए थे। ये कोई खेल नहीं था। बच्ची के काम करने का तरीका बिल्कुल भी बेतरतीब नहीं था। तुमने ये कहाँ से सीखा? मैंने इंटरनेट पर देखा है। जब नेट होता है और जब नहीं होता तो कोशिश करती हूँ। उसने कंधे उचकाए। खराब हो जाए तो फिर से बना लेती हूं। ये जवाब इतना सरल था कि विक्रम को हल्की सी हंसी आ गई। उसे याद नहीं था कि आखिरी बार उसने ऐसा कोई जवाब कब सुना था, जिसमें कोई तकनीकी शब्द ना हो, फिर भी वो पूरी तरह से सार्थक हो। ड्राइवर कुछ मीटर दूर खड़ा बेचैनी से अपनी घड़ी देख रहा था। विक्रम सर, हम गाड़ी में इंतजार करते हैं, तुम रेस्क्यू टीम को फिर से फोन करो, विक्रम ने बिना मुड़े कहा। उन्हें मेरा नाम बताओ। वो बच्ची से थोड़ी दूरी पर सीढ़ी पर बैठ गया। उसकी महंगी पैंट धूल भरी सीमेंट की जमीन को छू रही थी। उसने धीरे से हाथ झाड़ा, लेकिन फिर रुक गया। कंप्यूटर की स्क्रीन अचानक जली और फिर झिलमिलाने लगी। बच्ची ने कुछ बटन दबाए और काली स्क्रीन पर सफेद अक्षरों की एक पंक्ति दिखाई दी। ये क्या है? विक्रम ने पूछा। मैं इसे जांच रही हूं, उसने कहा। अगर ये गलत क्रम में काम करता है तो ये अपने आप रुक जाएगा। अपने आप क्यों रोकना है? ताकि सब कुछ खराब ना हो। विक्रम चुप हो गया। उसे हाल की वे बैठकें याद आईं,
जब तकनीकी टीम प्रोसेसिंग गति को अनुकूलित करने पर बहस कर रही थी। लक्ष्य हमेशा तेज और ज्यादा स्मूथ होना था। शायद ही किसी ने पूछा हो कि अगर सब कुछ अचानक रुक गया तो क्या होगा। तुम्हारी उम्र कितनी है? उसने पूछा। 6। विक्रम ने ध्यान से देखा। 6 साल। और वो संख्या स्क्रीन पर कोड की पंक्तियों के साथ एक अविश्वसनीय अंतर पैदा कर रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? दिया। उसका नाम कीबोर्ड की खटखटाहट की तरह हल्का था। घर के अंदर से एक महिला बाहर निकली। उसके हाथों में अभी भी आटा लगा हुआ था। वो विक्रम को देखकर रुक गई। आप किसे ढूंढ रहे हैं? मैं बस बच्ची से बात कर रहा था। विक्रम थोड़ी दूरी बनाए रखते हुए खड़ा हो गया। वो मशीन ठीक कर रही है। महिला ने पुर्जों के ढेर को देखा और एक लंबी सांस छोड़ी। ये लोगों द्वारा फेंकी गई चीजें उठा लाती है। मैंने इसे कई बार मना किया है, पर यह सुनती नहीं। ये अच्छा काम कर रही है, विक्रम ने कहा। महिला ने अपनी भौएं थोड़ी उठाई। उसकी आंखों में संदेह मिला हुआ था। आप क्या करते हैं? मैं टेक्नोलॉजी में काम करता हूं। कौन सी टेक्नोलॉजी? सॉफ्टवेयर, विक्रम ने जवाब दिया। मुख्य रूप से सिस्टम। महिला ने सिर हिलाया। कोई खास प्रभावित नहीं हुई। यहां बिजली आती जाती रहती है, ये इसकी आदी हो गई है, दिया ने बीच में कहा। उसकी आवाज अभी भी शांत थी। इसलिए मुझे इसे ऐसा बनाना है कि ये बंद ना हो। क्या? विक्रम ने फिर पूछा। अगर थोड़ी देर के लिए बिजली चली जाए और ये पूरी तरह से बंद हो जाए तो बहुत परेशानी होती है। उसने कहा, इसे ऐसा बनाना होगा कि ये सह सके। महिला ने सिर हिलाकर मुस्कुराया। ये बड़ों की तरह बातें करती है। विक्रम नहीं हंसा। बच्ची की बात ने उसे अंदर तक कहीं छू लिया था, एक ऐसी जगह जिसे वो अक्सर नहीं छूता था। ड्राइवर पास आया। रेस्क्यू टीम ट्रैफिक में फंसी है, कम से कम 40 मिनट और लगेंगे। विक्रम ने सिर हिलाया। उसने एक बार फिर गली को देखा। धब्बेदार दीवारें, उलझे हुए बिजली के तार, बगल के घर से टीवी की आवाज जो बर्तनों की खनक में मिल रही थी। वो फिर से बैठ गया। दिया, उसने धीरे धीरे कहा, अगर ये बार बार खराब होती रहे तो तब तक ठीक करो जब तक ये कम खराब ना हो। उसने तुरंत जवाब दिया। या कोई और तरीका अपनाओ। तुम्हें डर नहीं लगता? किस बात का डर? अगर बार बार करने पर भी ठीक ना हो? दिया ने उसे ऐसे देखा जैसे ये सवाल थोड़ा अजीब हो। अगर नहीं करूंगी तो ये वैसे भी खराब ही रहेगी। विक्रम रुक गया। उसने गली के सिरे पर अपनी गाड़ी को देखा जिसका बोनट खुला हुआ था। अरबों का एक सिस्टम एक छोटी सी बिजली की खराबी के कारण बेबस था। यहां एक 6 साल की बच्ची फेंकी हुई चीजों के बीच बैठी एक खराब चीज को काम करते रहने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें लगता है कि कंप्यूटर भी इंसानों की तरह होते हैं? विक्रम ने पूछा। नहीं, उसने सिर हिलाया। इंसान जल्दी हार मान लेते हैं। महिला हल्की सी हंस पड़ी। ये बच्ची भी ना। लेकिन विक्रम नहीं हंसा। उसे लगा कि ये बात कोई मजाक नहीं थी। स्क्रीन फिर से झिलमिलाई। दिया ने एक तार को ठीक किया, कुछ और लाइनें टाइप की। इस बार स्क्रीन ज्यादा स्थिर थी। देखो, उसने कहा। चल गया, लेकिन अभी भी बंद हो सकता है। हाँ, उसने सिर हिलाया। इसलिए मुझे और सोचना होगा। विक्रम ने उस छोटे से चेहरे को देखा जो नीचे झुका हुआ था, पूरी तरह से केंद्रित। कोई उत्साह नहीं, कोई प्रशंसा की जरूरत नहीं, बस काम कर रही थी क्योंकि ये करना जरूरी था। रेस्क्यू टीम का हॉर्न गली के सिरे से सुनाई दिया। ड्राइवर ने हाथ हिलाया। वे आ गए। विक्रम खड़ा हो गया। उसने अपने हाथों से हल्की धूल झाड़ी। उसने अपनी जेब से एक बिजनेस कार्ड निकाला और महिला को दिया। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो या अगर दिया को और पुर्जों की जरूरत हो, उसने कहा, तो आप फोन कर सकती हैं। महिला ने कार्ड लिया। उसे देखने के बाद सिर उठाया। उसकी आंखों में अभी भी संदेह था। आप मदद क्यों कर रहे हैं? विक्रम ने एक बार फिर दिया को देखा। क्योंकि मुझे लगता है, उसने धीरे धीरे कहा। शायद हम कुछ जरूरी चीजें छोड़ रहे हैं। वो मुड़ गया। गली से बाहर निकलते समय उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। दिया फिर से झुककर टाइप करने लगी थी, जैसे कि उसका आना उसकी सोच की धारा में एक छोटा सा विराम मात्र था। गाड़ी 10 मिनट बाद फिर से चालू हो गई। इंजन शांत था। एयर कंडीशनर इतना ठंडा जैसे कभी कोई समस्या हुई ही ना हो। गाड़ी गली से निकल गई। विक्रम ने अपने फोन की स्क्रीन को देखा जिसमें अब सिग्नल आ गया था। दर्जनों संदेश इंतजार कर रहे थे। बैठकों का घना कार्यक्रम, शहर का नक्शा हर रास्ते को स्पष्ट रूप से दिखा रहा था। उसे अचानक एक अजीब बात का एहसास हुआ।
वो छोटी सी गली उसके नेविगेशन ऐप पर कहीं नहीं थी। अगली सुबह शहर अपनी अभ्यस्त लय में लौट आया। गाड़ियों की भीड़, एक दूसरे पर चढ़ते हॉर्न की आवाजें और कांच की इमारतें जो तेज सफेद धूप को प्रतिबिंबित कर रही थीं। विक्रम की कंपनी के मुख्यालय का 30वां तल इतना ठंडा और शांत था कि वो लगभग बाहर की सभी आवाजों से अलग थलग था। हमें अगली तिमाही से पहले अपडेट जारी करना होगा, तकनीकी निदेशक ने कहा। स्क्रीन पर प्रदर्शन का ग्राफ दिखाया गया। अगर हम प्रोसेसिंग गति में 10% और सुधार कर लें, हम प्रतिद्वंद्वी से आगे निकल जाएंगे। विक्रम मेज के सिरे पर बैठा था। उसके हाथ आपस में गुंधे हुए थे। वो स्क्रीन पर फिसलते नंबरों को देख रहा था, अपने मातहतों की एक रस आवाज सुन रहा था, लेकिन उसका मन कल की उस छोटी सी गली में भटक रहा था। अगर सिस्टम ओवरलोड हो गया तो? उसने अचानक पूछा। पूरा कमरा रुक गया। आपका मतलब है? तकनीकी निदेशक ने सिर उठाया। अगर बिजली की कोई समस्या या कोई अप्रत्याशित रुकावट आती है तो क्या सिस्टम खुद को बनाए रख सकता है? हमारे पास समस्या निवारण विभाग है, संचालन प्रभारी ने जवाब दिया। जब कोई खराबी होती है तो ऑन ड्यूटी टीम कुछ ही मिनटों में उसे संभाल लेती है। मैं पूछ रहा हूं, विक्रम ने धीरे धीरे कहा, अगर कोई तुरंत ना संभाले तो? कुछ नजरें मिली। मीटिंग रूम का माहौल बदल गया। ऐसा मामला बहुत दुर्लभ है, तकनीकी निदेशक ने कहा। हमारा डिजाइन गलतियों से बचने के लिए है, गलतियों को सहने के लिए नहीं। उस वाक़ये ने विक्रम को दिया की छोटी लेकिन दृढ़ आवाज की याद दिला दी। अगर थोड़ी देर के लिए बिजली चली जाए और ये पूरी तरह से बंद हो जाए तो बहुत परेशानी होती है। गलतियों से बचना ये मतलब नहीं है कि गलतियां होंगी ही नहीं, विक्रम ने जवाब दिया। विक्रम सर, हमारे पैमाने पर प्राथमिकता अभी भी प्रदर्शन और उपयोगकर्ता अनुभव है, बोर्ड के एक सदस्य ने बीच में कहा। कोई भी अपने उत्पाद को धीमा नहीं करना चाहता, सिर्फ सबसे खराब स्थिति की तैयारी के लिए। विक्रम ने और कुछ नहीं कहा। उसने स्क्रीन पर नीले ग्राफ को देखा और सोचा कि इनमें से कितने अनुमान आदर्श परिस्थितियों पर आधारित थे। बैठक लगभग 1 घंटे के बाद समाप्त हुई। सब लोग चले गए। अपने काम पर ऐसे लग गए जैसे कुछ भी असामान्य न हुआ हो। विक्रम अकेला रह गया। उस बड़े कमरे को देख रहा था जिसमें कांच की मेज और सीधी कतार में रखी कुर्सियां थीं। उसने अपना फोन निकाला, मीना का नंबर देखा जो अभी भी उसके पास था। उसकी उंगली कुछ सेकंड रुकी और फिर उसने कॉल किया। हेलो। दूसरी तरफ से महिला की आवाज आई, थोड़ी सतर्क। मैं विक्रम हूं, कल आपके घर आया था। एक छोटी सी चुप्पी। अच्छा? हाँ, मैं दिया से बात करने के लिए वापस आना चाहता हूं, अगर आपको ठीक लगे। मीना ने तुरंत जवाब नहीं दिया। आपको उस बच्ची से क्या चाहिए? मैं देखना चाहता हूं कि वो क्या कर रही है, विक्रम ने कहा। और कुछ नहीं। उस शाम वो खुद गाड़ी चलाकर उस गली में गया। धूप कम हो गई थी लेकिन हवा अभी भी उमस भरी थी। दिया अभी भी उसी जगह पर अपनी पुरानी स्क्रीन के सामने बैठी थी। अंकल, आप वापस आ गए? उसने उसे देखकर कहा। हाँ, तुम आगे का काम कर रही हो? मैं इसे बिना कूलिंग फैन के चलाने की कोशिश कर रही हूं। उसने बगल में रखे छोटे पंखे की ओर इशारा किया। अगर ये बहुत गर्म होकर बंद हो जाता है तो ये अभी अच्छा नहीं है। विक्रम पहले की तरह सीढ़ी पर बैठ गया। तुम इसे ऐसा क्यों नहीं बनाती कि ये गर्म ही ना हो? क्योंकि कभी कभी ये फिर भी गर्म होगा, उसने तुरंत जवाब दिया। मैं सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकती। विक्रम ने उसे देखा। और तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकती? कोई भी सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता, दिया ने कहा। इसलिए उस समय के लिए सोचना पड़ता है जब हम नियंत्रित नहीं कर सकते। उस बात ने उसे चुप करा दिया। क्या तुम मुझे सिखा सकती हो? विक्रम ने अचानक पूछा। दिया ने पलकें झपकाईं। क्या सिखाऊं? जिस तरह से तुम करती हो। उसने कुछ सेकंड उसे देखा और फिर स्क्रीन की ओर मुड़ गई। अंकल, यहां देखो। उसने कुछ कोड की लाइनें टाइप की। स्क्रीन पर एक जांच का हिस्सा दिखाई दिया। अगर यहां क्रम गलत है तो ये इसे छोड़ देगा, पूरा नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि दूसरे काम भी करने हैं। विक्रम और करीब झुका। लेकिन अगर इसे छोड़ दिया तो ये गलत हो सकता है, तो बाद में ठीक कर लेंगे, उसने कहा। सब कुछ रोक देने से कुछ भी ठीक नहीं किया जा सकता। घर के अंदर से कदमों की आवाज आई। मीना बाहर आई। हाथ में पानी की बोतल थी। आप फिर आ गए, मैं माफी चाहता हूं। विक्रम थोड़ा खड़ा हुआ और फिर बैठ गया। आप चिंता ना करें,
मैं बस बात कर रहा हूं। उसने दोनों को देखा। उसकी आंखों में अभी भी संदेह था। ये बच्ची टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत बातें करती है, मुझे समझ नहीं आता। विक्रम हल्का सा मुस्कुराया। मुझे भी पूरी तरह समझ नहीं आता। गली में बिजली अचानक झपकी। दिया की स्क्रीन काली होकर फिर से जल उठी। वो चौंकी नहीं। देखा, उसने धीरे से कहा, अगर ये जहां काम कर रहा है उसे अपने आप सेव नहीं करता तो सब कुछ खो जाता। तुमने सेव किया था? विक्रम ने पूछा। नहीं, उसने जवाब दिया, मैं पहले कोशिश करना चाहती थी। विक्रम ने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अगर खो गया तो फिर से बना लूंगी। वो हंस पड़ा, इस बार इसलिए नहीं कि उसे मजा आ रहा था, बल्कि इसलिए कि उसे एहसास हुआ कि वो उसके लिए डर रहा था। उस रात विक्रम ऑफिस लौटा। उसने तकनीकी टीम के प्रमुख को अपने ऑफिस में बुलाया। मैं एक अलग दिशा आजमाना चाहता हूं, उसने कहा। सिर्फ ऑप्टिमाइज करने के बजाय एक फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम डिजाइन करना। आप आर्किटेक्चर बदलना चाहते हैं? टीम लीड ने थोड़ा तनाव में पूछा। पूरा नहीं, विक्रम ने जवाब दिया। सिर्फ एक प्रायोगिक शाखा, लेकिन लागत बढ़ेगी और प्रदर्शन कम हो सकता है। हम ये स्वीकार करेंगे। टीम लीड ने उसे ऐसे देखा जैसे उसने कुछ बहुत ही अजीब कह दिया हो। इसका कारण क्या है? विक्रम एक सेकंड के लिए रुका। क्योंकि मुझे लगता है कि हम इस बात पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। इंजीनियर ने सांस छोड़ी। बोर्ड को यह पसंद नहीं आएगा, मुझे पता है। अगले दिन कार्यकारी बोर्ड की बैठक में विक्रम ने प्रस्ताव पेश किया। कमरे में माहौल हर स्लाइड के साथ भारी होता गया। हम सिर्फ एक दुर्लभ घटना से बचाव के लिए गति का सौदा नहीं कर सकते, एक बोर्ड सदस्य ने सीधे कहा। दुर्लभ का मतलब कभी नहीं होना नहीं है, विक्रम ने जवाब दिया। आप ये उदाहरण कहां से ले रहे हैं? दूसरे ने पूछा। विक्रम ने सामने की काली स्क्रीन को देखा और कहा, वास्तविकता से। बहस उम्मीद से ज्यादा लंबी चली। अंत में बोर्ड ने अस्थायी रूप से प्रयोग को मंजूरी न देने का फैसला किया। जब सब लोग कमरे से चले गए तो एक सदस्य विक्रम के पास रुका। तुम इन दिनों बहुत बदल गए गो, उसने धीरे से कहा। कोई बात है क्या? विक्रम ने उस गली के बारे में सोचा। उस 6 साल की बच्ची के बारे में जो एक तंग घर में धैर्यपूर्वक कोड की एक एक लाइन टाइप कर रही थी। शायद मैंने बस एक और तरीका देखा है, उसने जवाब दिया। शाम को वो फिर से गली में लौटा। दिया एक नया तार लगा रही थी। अंकल, कोशिश कीजिए, उसने कहा, कीबोर्ड को उसकी ओर धकेलते हुए। विक्रम ने एक प्रथम वर्ष के छात्र की तरह अजीब तरह से कीबोर्ड पर हाथ रखा। उसने एक एक लाइन को संक्षिप्त रूप से समझाया। अंकल, देखा, उसने कहा, इसे सबसे मजबूत होने की जरूरत नहीं है, इसे बस बंद नहीं होना है। उस बात ने विक्रम को रोक दिया। गली के सिरे पर कैमरे के क्लिक की बहुत धीमी आवाज आई। विक्रम ने प्रतिक्रिया में सिर उठाया। एक अजनबी कुछ कदम दूर खड़ा था, फोन उठाकर फोटो खींच रहा था। आप क्या कर रहे हैं? मीना ने आवाज दी। उस आदमी ने फोन नीचे किया, फीकी हंसी हंसते हुए। बस फोटो खींच रहा था, इतना बड़ा सीईओ यहां बैठा है। अजीब है। विक्रम खड़ा हो गया। तुम मुझे जानते हो? उसने पूछा। कैसे नहीं जानता? दूसरे ने जवाब दिया। खबरें तो आती रहती हैं। दिया अभी भी शांत बैठी थी, उसकी आंखें स्क्रीन पर थीं। अंकल, उसने धीरे से कहा, इसे बीच में बंद मत होने देना। वर्कशॉप मुंबई की एक छोटी सी सड़क के अंदर गहराई में स्थित थी। ग्रे रंग का शटर कुछ जगहों से उखड़ गया था। अंदर अभी भी पुराने लोहे और पुरानी धूल की गंध थी। रोशनी ऊंची संकरी खिड़कियों से छनकर आ रही थी। विक्रम खाली जगह के बीच में खड़ा चारों ओर देख रहा था। कोई साइन बोर्ड नहीं, कोई लोगो नहीं, बाहर कोई कैमरा नहीं, बस काम करने के लिए पर्याप्त शांत जगह। आपको यकीन है कि यह जगह सुरक्षित है? मीना ने पूछा, दरवाजे के पास खड़ी, अपने बैग का पट्टा कसकर पकड़े हुए। ये बस एक पुराना वर्कशॉप है जिसे मैंने किराए पर लिया है, विक्रम ने जवाब दिया। ये कंपनी का नहीं है। यहां किसी का नाम नहीं है। दिया अपनी मां के पीछे अंदर आई। उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थीं। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक चक्कर लगाया, साफ की हुई लकड़ी की मेज की सतह को छुआ, दीवार के कोने में लगे नए बिजली के सॉकेट को देखा। यहां बिजली तो नहीं जाती? उसने पूछा। पावर बैकअप है, विक्रम ने कहा, लेकिन अगर चली भी गई तो हमारे पास एक तरीका है। उसने सिर हिलाया। जैसे कि यही सबसे महत्वपूर्ण बात थी। आप साफ साफ बताइए, मीना ने कहा। आप इस बच्ची से यहां क्या करवाना चाहते हैं? विक्रम ने सीधे उसकी आंखों में देखा। मैं नहीं चाहता कि ये मेरे लिए कुछ करे।
मैं चाहता हूं कि इसके पास वो करने के लिए एक जगह हो जो ये कर रही है। फिर अगर कुछ अच्छा निकलता है तो हम मिलकर आगे सोचेंगे, अगर नहीं तो भी कोई बात नहीं। वो कुछ सेकंड चुप रही। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी किसी विज्ञापन का जरिया बने। मैं भी ऐसा नहीं चाहता, विक्रम ने जवाब दिया। यहां कोई प्रेस नहीं है। दिया पहले ही मेज पर बैठ चुकी थी, अपना छोटा बैग खोल रही थी। उसने कुछ तार, एक पुराना मदरबोर्ड, एक नोटबुक निकाली। उसने विक्रम को देखा। अंकल, आप यहाँ काम तो नहीं करेंगे, मैं बस देखूंगा। विक्रम हल्का सा मुस्कुराया। बस देखना है तो ठीक है। मीना ने हल्की सांस छोड़ी। ये बच्ची भी ना। 3 दिन बाद वर्कशॉप में 2 और अपग्रेड किए गए पुराने कंप्यूटर, एक अतिरिक्त पावर सप्लाई और कुछ पुर्जों के बक्से आ गए थे। विक्रम ने बिल्कुल नया सामान नहीं लाया, बस वही चीजें चुनी जो ध्यान आकर्षित ना करने के लिए काफी अच्छी थीं। अंकल, आपने नई मशीन क्यों नहीं खरीदी? दिया ने पूछा, जब उसने देखा कि नया सेट बहुत आसानी से खराब हो जाता है। क्योंकि हम उसे समझते नहीं हैं, विक्रम ने जवाब दिया। इसे हम ठीक करना जानते हैं, उसने संतुष्टि से सिर हिलाया। दोपहर में जब विक्रम वर्कशॉप से निकला तो उसका फोन बजा। आप मुंबई में कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं? राहुल? तकनीकी टीम के प्रमुख की आवाज दूसरी तरफ से आई। तुम्हें कैसे पता? विक्रम ने पूछा। किसी ने आपको वहां पुर्जे ले जाते हुए देखा था, राहुल ने कहा। टीम के कुछ लोग उत्सुक हैं, बस एक व्यक्तिगत प्रयोग है। क्या प्रयोग कर रहे हो? विक्रम थोड़ी देर चुप रहा और फिर कहा, फॉल्ट टॉलरेंट डिजाइन। दूसरी तरफ राहुल हल्का सा हंसा। आपने अभी तक वो बात नहीं छोड़ी। मैं देखना चाहता हूं कि ये कहां तक जाता है। आपको पता है, अगर बोर्ड ने सुना तो क्या तुम देखना चाहते हो? विक्रम ने बात काटी। राहुल कुछ सेकंड चुप रहा। कहां? उस रात राहुल थोड़ी उत्सुकता और थोड़ी झिझक के साथ वर्कशॉप में दाखिल हुआ। दिया स्क्रीन पर झुकी हुई थी, तेजी से टाइप कर रही थी। ये राहुल है दिया, विक्रम ने परिचय कराया। मैंने जिसके बारे में बताया था। राहुल ने बच्ची को देखा और फिर स्क्रीन को। तुमने ये लिखा है? जी, दिया ने जवाब दिया, बिना सिर उठाए। राहुल ने कुर्सी खींची और बैठ गया। उसकी आंखें चल रहे कोड पर टिकी थीं। तुमने सिस्टम को गलती को नजरअंदाज करने दिया है? जी, उसने जवाब दिया। अगर गलती छोटी है तो सब कुछ नहीं रुकना चाहिए, लेकिन इससे परिणाम गलत हो सकते हैं, तो बाद में ठीक कर लेंगे, उसने कहा। रुक गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। राहुल विक्रम की ओर मुड़ा। आपने इसे सिखाया है? विक्रम ने सिर हिलाया। मैं सीख रहा हूं। राहुल ने फिर से स्क्रीन को देखा, इस बार और ज्यादा ध्यान से। मुझे पावर मैनेजमेंट वाला हिस्सा दिखाओ। दिया ने सिर हिलाया, एक एक लाइन को संक्षिप्त रूप से समझाया। राहुल अब मुस्कुरा नहीं रहा था। तुमने ये कब सोचा? उसने पूछा। जब मेरे घर की मशीन बार बार बंद होती थी, उसने जवाब दिया। मैं नहीं चाहती थी कि वो मर जाए। राहुल पीछे की ओर झुका। ये सोच हमारी जैसी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को बिजली जाने की आदत नहीं है, दिया ने स्वाभाविक रूप से कहा। राहुल जोर से हंसा और फिर चुप हो गया। विक्रम सर, उसने धीरे से कहा, अगर इसे मुख्य उत्पाद में डाला गया तो पूरा ढांचा बदलना पड़ेगा। मुझे पता है, और पैसे लगेंगे, मुझे पता है। राहुल ने दिया को थोड़ी देर और देखा और फिर खड़ा हो गया। क्या तुम मुझे इस मॉडल का एक हिस्सा भेज सकती हो? यहां से मत भेजना, विक्रम ने जल्दी से कहा। राहुल ने भौहें सिकोड़ी। किस बात का डर? अभी समय नहीं आया है। 2 दिन बाद एक आंतरिक तकनीकी बैठक में राहुल ने एक विकेंद्रीकृत बैकअप डिजाइन का विचार प्रस्तुत किया। उसने दिया का उल्लेख नहीं किया, बस कहा, अगर सिस्टम गलती को एक आपदा के रूप में नहीं बल्कि एक सामान्य स्थिति के रूप में देखे तो क्या होगा? पूरे कमरे में हलचल मच गई। विचार दिलचस्प है, एक इंजीनियर ने कहा, लेकिन दिशा से बिल्कुल अलग। क्या कोई परीक्षण मॉडल है? दूसरे ने पूछा। राहुल 1 सेकंड के लिए झिझका। है, कहां? राहुल ने कमरे के अंत में बैठे विक्रम की ओर देखा। विक्रम ने कोई भाव नहीं दिखाया। अभी विवरण साझा नहीं कर सकता, राहुल ने कहा। बैठक के बाद तकनीकी निदेशक ने विक्रम को अपने कमरे में बुलाया। मैंने सुना है कि आप एक निजी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उसने सीधे कहा। बस एक छोटा सा शोध है, R&D विभाग के माध्यम से नहीं, क्योंकि ये अभी इतना बड़ा नहीं है। निदेशक ने हाथ बांधे। आप प्रक्रिया जानते हैं? जानता हूं, तो फिर क्यों? विक्रम ने कांच के दरवाजे से शहर को देखा। क्योंकि कुछ चीजें प्रक्रिया से पैदा नहीं होती। आप दांव लगा रहे हैं, हो सकता है। निदेशक ने सिर हिलाया।
बोर्ड पूछेगा, उन्हें पूछने दो। उस रात जब विक्रम वर्कशॉप लौटा तो माहौल अलग था। राहुल पहले ही आ चुका था, दिया के साथ बहस कर रहा था। अगर एक ही समय में 2 हिस्से खराब हो जाएं तो? राहुल ने पूछा। तो इसे और छोटे हिस्सों में बांट दो, दिया ने जवाब दिया। किसी एक जगह को सब कुछ पता नहीं चलने देना चाहिए। तुम्हें सिस्टम के खंडित होने का डर नहीं है? ध्यान केंद्रित होने से ज्यादा डर लगता है, उसने कहा। विक्रम बाहर खड़ा सुन रहा था। उसका दिल एक साथ चिंतित और अजीब महसूस कर रहा था। ये संवाद अब एक सीईओ और एक बच्चे के बीच की जिज्ञासा का खेल नहीं था। ये धीरे धीरे कुछ ऐसा बन रहा था जो उस संरचना को हिला सकता था जिसे उसने पिछले 10 सालों में बनाया था। अंकल विक्रम, दिया मुड़ी। अगर कोई इस विचार को लेना चाहे तो? विक्रम स्तब्ध रह गया। कौन लेना चाहता है? मैंने सुना कि वो अंकल इसे कंपनी में ले जाने की बात कर रहे थे। उसने राहुल की ओर इशारा किया। राहुल असहज हो गया। मैंने बस परीक्षण के लिए कहा था। किसका परीक्षण? दिया ने पूछा। इस सवाल ने कमरे में सन्नाटा ला दिया। विक्रम आगे बढ़ा। अगर इसे लागू किया गया तो तुम्हें श्रेय देना होगा, मुझे नाम नहीं चाहिए, दिया ने कहा। मैं बस नहीं चाहती कि ये ऐसी चीज बन जाए जिसे लोग इस्तेमाल करके फेंक दें। राहुल ने विक्रम को देखा। देखा आपने, ये आसान नहीं है। विक्रम का फोन बजा। तकनीकी निदेशक का संदेश। बोर्ड एक अनौपचारिक परियोजना पर जल्दी बैठक चाहता है। विक्रम ने कुछ सेकंड स्क्रीन को देखा और फिर उसे रख दिया। क्या बात है? मीना ने कमरे के कोने से पूछा। वे ध्यान देने लगे हैं, विक्रम ने जवाब दिया। क्या आप रुकने की सोच रहे हैं? विक्रम ने दिया को देखा। वो एक कोड के टुकड़े को ठीक करने के लिए झुक गई थी, जैसे कि उस सवाल का उससे कोई लेना देना नहीं था। अभी नहीं, उसने कहा। बाहर वर्कशॉप के दरवाजे के सामने एक गाड़ी रुकी। एक परछाई कुछ सेकंड रुकी और फिर चली गई। राहुल ने दरवाजे की दरार से देखा, कोई नजर रख रहा है। विक्रम पीछे नहीं मुड़ा, उसने बस धीरे से कहा, अब से सब कुछ और सावधानी से करना होगा। दिया ने सिर उठाया। उसकी आंखें हमेशा की तरह शांत थीं। अगर वे इसे बंद करना चाहते हैं, उसने कहा, तो हमें इसे ऐसा बनाना होगा कि ये इस जगह पर निर्भर ना रहे। सुबह 30वें तल के मीटिंग रूम में सामान्य से ज्यादा शांति थी। बड़ी स्क्रीन पर तिमाही विकास का ग्राफ चल रहा था। लेकिन कई लोगों की नजरें अब उन नंबरों पर नहीं थीं। हम सीधे बात करते हैं, तकनीकी निदेशक ने शुरुआत की। अनौपचारिक परीक्षण परियोजना क्या है? विक्रम कुर्सी पर पीछे टिककर बैठा। एक फॉल्ट टॉलरेंट मॉडल। इसका प्रभारी कौन है? R&D से नहीं गुजरा, बजट को मंजूरी नहीं मिली, कोई रिपोर्ट नहीं। एक बोर्ड सदस्य ने धीरे धीरे कहा। आप चाहते हैं कि हम इसे कैसे समझें? ये व्यक्तिगत शोध है, विक्रम ने जवाब दिया। पेश करने के लिए काफी बड़ा नहीं है, लेकिन तकनीकी टीम को प्रभावित करने के लिए काफी बड़ा है। दूसरे ने पलटवार किया। राहुल इस विचार को आंतरिक बैठक में ले आया था। सभी की नजरें राहुल पर टिक गईं। वो चुपचाप बैठा रहा। उसके हाथ आपस में भिंचे हुए थे। मैंने केवल एक संभावना प्रस्तुत की थी, राहुल ने कहा। स्रोत का उल्लेख नहीं किया। मुद्दा स्रोत का नहीं है, तकनीकी निदेशक ने बात काटी। मुद्दा दिशा का है। हम प्रदर्शन का पीछा कर रहे हैं। विक्रम सर का मॉडल फॉल्ट टॉलरेंस को प्राथमिकता देता है, जिसका अर्थ है गति में कमी को स्वीकार करना। कितनी कमी? विक्रम ने पूछा। अभी गणना नहीं की है। लेकिन निश्चित रूप से होगी, निदेशक ने जवाब दिया। तो गणना करो, विक्रम ने कहा। कमरा कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। आप ब्रांड को दांव पर लगा रहे हैं, एक बड़े शेयर धारक ने कहा। अगर सिस्टम धीमा हो गया तो उपयोगकर्ता चले जाएंगे। अगर किसी घटना के समय सिस्टम ध्वस्त हो गया तो वो भी चले जाएंगे। विक्रम ने जवाब दिया। हमारे पास संकट प्रबंधन टीम है, हम हर चीज के लिए एक टीम नहीं रख सकते, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज गहरी हो गई। और मैं नहीं चाहता कि मेरा उत्पाद बचाव दल की प्रतिक्रिया पर निर्भर हो। तकनीकी निदेशक ने उसे ज्यादा देर तक देखा। तुम कब से बदल गए? मैं बस अपने काम करने के तरीके को फिर से देख रहा हूं। बैठक बिना किसी स्पष्ट निर्णय के समाप्त हो गई, लेकिन माहौल बदल गया था। जब सब लोग खड़े हो गए तो एक बोर्ड सदस्य ने विक्रम को रोक लिया। क्या आपका मुंबई के उस वर्कशॉप से कोई लेना देना है? उसने सीधे पूछा। विक्रम ने पलक नहीं झपकाई। है? वहां कोई और भी शामिल है? बस कुछ तकनीकी लोग। अफवाहें तो ऐसा नहीं कहती। उसने मेज पर तस्वीरों का एक बंडल रखा।
तस्वीरों में विक्रम एक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने दिया के बगल में बैठा था। समझाओ, उसने कहा। विक्रम ने कुछ सेकंड तस्वीरों को देखा और फिर सिर उठाया। एक बच्चे के पास एक विचार है, एक बच्चा। तकनीकी निदेशक ने भौहें सिकोड़ी। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हम एक बच्चे के विचार पर उत्पाद बना रहे हैं? हम उसकी सोच के तरीके से सीख रहे हैं, विक्रम ने जवाब दिया। क्या आप कानूनी जोखिम से अवगत हैं? दूसरे शेयरधारक ने पूछा। एक नाबालिग के साथ काम करना, बिना अनुबंध, बिना पर्यवेक्षण। हमने उसे काम पर नहीं रखा है, विक्रम ने कहा। बस शोध कर रहे हैं। लेकिन अगर मीडिया को पता चला तो वे अंतर नहीं करेंगे, दूसरे ने ठंड से कहा। उस बात ने कमरे में सन्नाटा ला दिया। उसी दिन शाम को विक्रम को एक ईमेल मिला जिसमें परीक्षण परियोजना से संबंधित सभी गतिविधियों को अस्थायी रूप से रोकने का अनुरोध किया गया था। उसने धीरे धीरे हर लाइन पढ़ी और फिर लैपटॉप बंद कर दिया। जब वो वर्कशॉप पहुंचा तो राहुल पहले से ही वहां था। बुरी खबर है, राहुल ने पूछा। उन्हें पता है? विक्रम ने जवाब दिया, सब कुछ पता है, सवाल उठाने के लिए काफी। दिया मेज पर बैठी सुन रही थी, लेकिन उसने सिर नहीं उठाया। वे इसे लेना चाहते हैं? नहीं, विक्रम ने कहा। वे इसे रोकना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वे डरते हैं। किस बात से डरते हैं? बदलाव से? राहुल ने सांस छोड़ी। विक्रम सर, वे सिर्फ बदलाव से नहीं डरते, वे नियंत्रण खोने से डरते हैं। इसमें क्या अंतर है? दिया ने पूछा। राहुल ने बच्ची को देखा और फिर छोटी सी हंसी हंसा। तुमने सही कहा। वर्कशॉप का दरवाजा खुला। मीना अंदर आई। उसका चेहरा तनाव में था। मुझे अभी एक फोन आया, उसने कहा। वे बच्ची के यहां आने के बारे में पूछ रहे थे। कौन? विक्रम ने पूछा। आपकी कंपनी के लोग। राहुल चौंक गया। उन्होंने सीधे फोन किया, बस नरमी से पूछा। उसने जवाब दिया। लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आया। विक्रम खड़ा हो गया। मुझे माफ करना। मुझे माफी नहीं चाहिए, उसने सीधे कहा। मुझे ये जानना है कि क्या आप अपना वादा निभाएंगे? क्या वादा? राहुल ने धीरे से पूछा। इस बच्ची को लोगों के बीच लड़ाई का सामान नहीं बनाना, उसने जवाब दिया। दिया ने सिर पाया। मैं कोई सामान नहीं हूं। किसी ने ऐसा नहीं कहा, विक्रम ने जल्दी से कहा। लेकिन वे ऐसा सोचते हैं। मीना ने उसे देखा। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी किसी की लड़ाई का बहाना बने। विक्रम कुछ सेकंड चुप रहा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आपको यकीन है? उसने पूछा। इस सवाल ने उसे रोक दिया। पहले वो हमेशा निश्चित होता था, लेकिन इस बार वो जानता था कि वो एक ऐसे क्षेत्र में कदम रख रहा है जिसका कोई नक्शा नहीं था। राहुल का फोन बजा। उसने स्क्रीन देखी और फिर उसका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने मुझसे पूरा परीक्षण मॉडल भेजने के लिए कहा है, उसने कहा। क्या तुम भेजोगे? विक्रम ने पूछा। राहुल झिझका। अगर मैं नहीं भेजूंगा तो वे सोचेंगे कि मैं कुछ छिपा रहा हूं। भेज दिया तो? दिया ने पूछा। तो वे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राहुल ने जवाब दिया। इस्तेमाल करके फेंक देंगे, उसने कहा। साधारण सी बात ने कमरे को भारी कर दिया। विक्रम ने राहुल को देखा। यहां से मत भेजना। तो कैसे? मैं इसे संभाल लूंगा। उस रात विक्रम को एक आपातकालीन बैठक के लिए बुलाया गया। कोई स्लाइड या ग्राफ नहीं, बस सीधी बात। हम आपसे परियोजना को रोकने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध करते हैं, बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा। अगर मैं हस्ताक्षर नहीं करता तो? विक्रम ने पूछा। हम आपकी कार्यकारी भूमिका पर फिर से विचार करेंगे। किसी ने जोर से नहीं कहा, लेकिन हर शब्द स्पष्ट था। विक्रम ने उस परिचित कमरे को देखा। वे चेहरे जो पिछले 10 सालों से उसके साथ थे, अब दूरी बनाए हुए थे। तुम चुनो, अध्यक्ष ने कहा। विक्रम ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उस रात वो वर्कशॉप लौटा। दिया अभी भी वहां थी, अकेली बैठी थी। अंकल, आप देर से आए, उसने कहा। वे चाहते हैं कि आप रुकने के कागज पर हस्ताक्षर करें, विक्रम ने सीधे कहा। क्या आप हस्ताक्षर करेंगे? उसने बच्ची को देखा। तुम क्या सोचती हो? अगर आप हस्ताक्षर करेंगी तो वे सोचेंगे कि वे सही हैं, उसने जवाब दिया। अगर आप हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो आप सब कुछ खो सकते हैं। दिया ने कुछ सेकंड सोचा और फिर कहा, सब कुछ खोकर भी अगर कुछ कर सकते हैं तो भी बहुत कुछ है। ये जवाब ना तो भोला था, ना ही मासूम, ये बस सरल था। विक्रम ने विकेंद्रीकृत मॉडल को चलाते हुए स्क्रीन को देखा। भले ही एक हिस्सा बंद हो जाए, दूसरा चलता रहता है। वो राहुल की ओर मुड़ा। अब से सब कुछ अलग करना होगा। किसी एक जगह पर निर्भर नहीं,
राहुल समझ गया, आपने फैसला कर लिया है। विक्रम ने सिर हिलाया। बाहर एक कार की हेडलाइट्स दरार से चमकी और फिर बंद हो गईं। कोई रुका और फिर चला गया। विक्रम ने फोन निकाला, हस्ताक्षर करने के अनुरोध वाला ईमेल खोला। उसने एक आखिरी बार शब्दों को देखा। अंकल, दिया ने धीरे से बुलाया। विक्रम ने डिलीट दबाया। कल सुबह उसे परिणामों का सामना करना होगा। 30वें तल का कांच से ढका मीटिंग रूम, जो नीचे बहती गाड़ियों की धारा को देख रहा था, ठंडा और बंद था, शहर की सभी आवाजों से पूरी तरह अलग। विक्रम तब अंदर आया जब सब लोग बैठ चुके थे। कोई मुस्कुरा नहीं रहा था, ना ही किसी ने सामान्य अभिवादन से शुरुआत की। हम सीधे शुरू करते हैं, बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा, उसकी ओर दस्तावेजों का एक बंडल धकेलते हुए। तुमने समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। हाँ, विक्रम ने संक्षिप्त उत्तर दिया। और अनौपचारिक परियोजना पर काम जारी रखा है। हाँ। वित्तीय निदेशक आगे की ओर झुका। क्या तुम इसके प्रभाव से अवगत हो? शेयरधारकों ने पूछा है। कुछ फंड चिंतित होने लगे हैं। किस बात से चिंतित हैं? विक्रम ने पूछा। जोखिम, उसने सीधे कहा। तुम एक ऐसे मॉडल का परीक्षण कर रहे हो जो सिद्ध नहीं है, और वो भी एक बच्चे से जुड़ा हुआ है। कमरे में माहौल फिर से भारी हो गया। उस शब्द का इस्तेमाल मत करो, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज धीमी लेकिन स्पष्ट थी। क्यों नहीं? एक अन्य सदस्य ने पूछा। यही सच है, अगर ये बात बाहर निकली तो प्रेस तुरंत इसका फायदा उठाएगी। हमने कुछ भी घोषित नहीं किया है, लेकिन तस्वीरें पहले से ही हैं, अध्यक्ष ने कहा, मेज पर अपना फोन रखते हुए। स्क्रीन पर वर्कशॉप में दिया के बगल में बैठे विक्रम की तस्वीर थी। कोण थोड़ा तिरछा था, लेकिन उसे पहचानने के लिए काफी स्पष्ट था। ये कहाँ है? विक्रम ने पूछा। इंजीनियरों के एक आंतरिक मंच पर किसी ने इसे बाहर साझा कर दिया है। राहुल, जो मेज के अंत में बैठा था, ने कसकर हाथ भींच लिए। मैंने इसे पोस्ट नहीं किया है। किसी ने तुम पर आरोप नहीं लगाया, तकनीकी निदेशक ने जवाब दिया। लेकिन यह स्पष्ट है कि यह परियोजना अब गुप्त नहीं रही। विक्रम ने एक बार फिर तस्वीर को देखा। उसे दिया की बात याद आई। अगर वे इसे बंद करना चाहते हैं तो हमें इसे ऐसा बनाना होगा कि ये इस जगह पर निर्भर ना रहे। तुम कंपनी को जनमत के खिलाफ खड़ा कर रहे हो, वित्तीय निदेशक ने कहा। हमने अपनी ब्रांड छवि व्यावसायिकता पर बनाई है, व्यक्तिगत प्रेरणा पर नहीं। ये प्रेरणा नहीं है, विक्रम ने जवाब दिया। ये एक तकनीकी दिशा है। एक तकनीकी दिशा जो तुमने 6 साल की बच्ची से ली है। एक अन्य व्यक्ति फीकी हंसी हंसा। विक्रम ने सिर उठाया। हम किसी से भी विचार लेते हैं जिसके पास बेहतर दृष्टिकोण हो। तुम मामले को रोमांटिक बना रहे हो, अध्यक्ष ने कहा। हमें कॉरपोरेशन चलाते हैं, कोई शौकिया प्रयोगशाला नहीं। विक्रम कुछ सेकंड चुप रहा। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? रुक जाओ, अध्यक्ष ने कहा। परियोजना को समाप्त करो। सार्वजनिक रूप से पुष्टि करो कि ये केवल व्यक्तिगत शोध था। कंपनी की दिशा से इसका कोई लेना देना नहीं है, और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हम तुम्हारी कार्यकारी स्थिति पर फिर से विचार करने के लिए मतदान करेंगे। ये बात एक भारी वस्तु की तरह मेज पर गिरी। राहुल ने विक्रम को देखा। उसकी आंखों में चिंता थी। विक्रम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुम सब कुछ बहुत दूर ले जा रहे हो, तकनीकी निदेशक ने धीरे से कहा। हम परीक्षण का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इसे नियंत्रण से बाहर नहीं जाने दे सकते। किस पर नियंत्रण? विक्रम ने पूछा। सूचना पर नियंत्रण, जोखिम पर नियंत्रण और विचारों पर भी नियंत्रण, विक्रम ने कहा। किसी ने जवाब नहीं दिया। बैठक लगभग 1 घंटे और चली। अंत में अध्यक्ष ने निष्कर्ष निकाला, हम तुम्हें निर्णय लेने के लिए 3 दिन देते हैं, अन्यथा बोर्ड कार्रवाई करेगा। जब सब लोग कमरे से चले गए तो राहुल गलियारे में विक्रम के पीछे पीछे गया। क्या तुम फिर से सोचोगे? राहुल ने पूछा। तुम क्या सोचते हो? मुझे लगता है कि वे गंभीर हैं, राहुल ने जवाब दिया, और वे वास्तव में ऐसा कर सकते हैं। विक्रम ने कांच की परत से शहर को देखा। अगर वे सच में ऐसा करते हैं तो तुम्हारी कुर्सी चली जाएगी, परियोजना भी खत्म हो जाएगी। परियोजना कुर्सी पर निर्भर नहीं है, विक्रम ने कहा। राहुल ने मजबूरन मुस्कुराया। तुम दिया की तरह बात कर रहे हो। शायद मैंने कुछ सीखा है। उस शाम खबरें उम्मीद से ज्यादा तेजी से फैलने लगी। एक टेक्नोलॉजी ब्लॉग पर एक लेख अस्पष्ट शीर्षक के साथ दिखाई दिया। बड़ा सीईओ अनौपचारिक मॉडल का परीक्षण कर रहा है, जोखिम या सफलता? विक्रम का फोन लगातार बज रहा था। क्या आपकी कोई टिप्पणी है?
सहायक ने पूछा। नहीं, विक्रम ने जवाब दिया। क्या हम खंडन का बयान जारी करें? नहीं, लेकिन अगर हम चुप रहे तो वे अनुमान लगाएंगे, उन्हें लगाने दो। रात को विक्रम वर्कशॉप पहुंचा। माहौल बिल्कुल अलग था। मीना दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। कोई पूछने आया था? उसने उसके गाड़ी से उतरते ही कहा। क्या पूछा? उन्होंने कहा कि आप प्रसिद्ध हैं। उन्होंने पूछा कि आप यहाँ क्या करते हैं। विक्रम ने अंधेरी सड़क पर चारों ओर देखा। आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा कि आप बच्ची को जगह उधार दे रहे हैं। क्या आप डर गईं? वो एक पल के लिए चुप रही। मुझे डर है कि मेरी बेटी के बारे में बातें बनाई जाएंगी। विक्रम ने सिर हिलाया। मैं समझता हूं। अंदर दिया अभी भी टाइप कर रही थी। उसने उसे देखकर सिर उठाया। उन्होंने क्या कहा? वे चाहते हैं कि तुम रुक जाओ। विक्रम ने जवाब दिया। तो क्या तुम रुकोगे? अभी नहीं। तो फिर जल्दी करो, उसने कहा। राहुल हल्का सा हंसा। तुम्हें लगता है कि ये एक दौड़ है? नहीं, दिया ने सिर हिलाया। लेकिन अगर वे इसे लेने आते हैं तो हमें पहले खत्म करना होगा। इस बात ने तीनों बड़ों को चुप करा दिया। विक्रम उसके बगल में बैठ गया। तुम समझती हो? अगर ये मामला बड़ा हो गया तो मुश्किल हो सकती है। बिजली जाने से ज्यादा मुश्किल? उसने पूछा। अलग तरह की मुश्किल है तो ठीक कर लेंगे, उसने बिना उसे देखे जवाब दिया। राहुल का फोन बजा। उसने संदेश पढ़ा और फिर विक्रम को दिया। बोर्ड ने एक आंतरिक सूचना भेजी है। वे कह रहे हैं कि आप शोध पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्यकारी शक्तियों को हस्तांतरित करने पर विचार कर रहे हैं। विक्रम ने एक बार शब्द पढ़े और फिर उसे वापस कर दिया। वे तुमसे एक कदम आगे चल रहे हैं, राहुल ने कहा। नहीं, विक्रम ने सिर हिलाया। वे दूरी बना रहे हैं। तुम्हें नहीं दिख रहा? वे चाहते हैं कि तुम खुद ही हट जाओ। और तुम? विक्रम ने पूछा। राहुल ने मेज के नीचे देखा। मैं छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं अपनी नौकरी भी नहीं खोना चाहता। विक्रम ने सिर हिलाया। मैं तुमसे रुकने के लिए नहीं कह रहा हूं। राहुल चुप रहा। वर्कशॉप के दरवाजे के बाहर कार की हेडलाइट्स फिर से चमकी। इस बार वे ज्यादा देर रुकी। कैमरे की बहुत धीमी आवाज आई। मीना बाहर निकली। उसकी आवाज तीखी थी। तुम क्या फोटो खींच रहे हो? अजनबी ने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराया और गाड़ी में बैठकर चला गया। विक्रम ने उसे जाते हुए देखा। उसका दिल भारी हो गया। अंकल, दिया ने धीरे से बुलाया। अगर वे तुम्हें छोड़ दें तो क्या तुम फिर भी करोगे? विक्रम ने उसे देखा। तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? उसने कुछ सेकंड सोचा और फिर कहा, अगर एक सिस्टम गलती से डरता है तो वो कभी मजबूत नहीं हो सकता। ये बात खाली वर्कशॉप में गूंज उठी। विक्रम का फोन फिर से बजा। अध्यक्ष का संदेश। हमने मतदान के लिए बैठक निर्धारित कर दी है। विक्रम ने स्क्रीन को देखा और फिर उसे अपनी जेब में रख लिया। 3 दिन, उसने धीरे से कहा। 3 दिन क्या? राहुल ने पूछा। विक्रम ने दोनों को देखा। उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा शांत थी। 3 दिन पहले, जब कांच का मीटिंग रूम ये तय करेगा कि कौन रहेगा। सुबह वार्ड ऑफिस में सामान्य से ज्यादा भीड़ थी। गलियारा संकरा था। प्लास्टिक की कुर्सियां दीवार से सटाकर रखी हुई थीं। छत का पंखा धीरे धीरे घूम रहा था। मीना सीधी बैठी थी। उसके हाथ आपस में गुंथे हुए थे। दिया चुपचाप बगल में बैठी थी। आप बच्ची दिया की मां हैं? अधिकारी ने नाम पुकारते हुए पूछा। जी? विक्रम कुछ कदम दूर खड़ा था। उसने सूट नहीं पहना था, बस एक साधारण शर्ट थी। आप कौन हैं? अधिकारी ने उसे देखा। मैं परिवार का परिचित हूं। अधिकारी ने सिर हिलाया, फाइल खोली। हमें एक शिकायत मिली है कि बच्ची एक गैर पंजीकृत स्थान पर तकनीकी गतिविधियों में भाग ले रही है। भाग नहीं ले रही, मीना ने जल्दी से कहा। वो बस सीख रही है। क्या कोई वयस्क इसे आयोजित कर रहा है? विक्रम ने कहा। मैंने जगह किराए पर ली है, कोई शुल्क नहीं लेता, नौकरी पर नहीं रखा। क्या आपके पास पढ़ाने का लाइसेंस है? नहीं, विक्रम ने सीधे जवाब दिया। अधिकारी ने नोट किया। क्या आपने बच्ची के साथ कोई अनुबंध किया है? नहीं। तो अगर कोई घटना हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? इस सवाल ने कमरे में सन्नाटा ला दिया। मैं, विक्रम ने कहा। मीना उसकी ओर मुड़ी। नहीं, मैं जिम्मेदार हूं। अधिकारी ने सिर उठाया। क्या आप जानते हैं कि इसे नाबालिगों के शोषण के रूप में समझा जा सकता है? मेरा शोषण नहीं हो रहा है, दिया ने धीरे लेकिन स्पष्ट रूप से कहा।
अधिकारी ने उसे देखा और फिर फाइल को। हम केवल शिकायत पर कार्रवाई कर रहे हैं, बच्चे के सीखने पर कोई रोक नहीं है। लेकिन सभी गतिविधियों को सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए। हम रुक जाएंगे, मीना ने अचानक कहा। विक्रम मुड़ा। मीना जी, मैंने कहा रुक जाओ, उसने दोहराया। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को फिर से यहां बुलाया जाए। दिया ने अपनी मां को देखा। मैं तो बस सीख रही हूं। तुम घर पर सीखो, उसने कहा, उस जगह पर नहीं। अधिकारी ने सिर हिलाया। अगर परिवार खुद प्रबंधन करता है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप। वो विक्रम की ओर मुड़ा। आपको प्रभाव पर विचार करना चाहिए। विक्रम ने जवाब नहीं दिया। जब वे ऑफिस से बाहर निकले तो धूप तेज हो गई थी। मीना गेट के सामने रुक गई। मैं आपको दोष नहीं दे रही हूं, उसने कहा, लेकिन मैं इस एहसास को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं समझता हूं, विक्रम ने जवाब दिया। क्या आप सच में समझते हैं? उसने पूछा। आप अपनी कुर्सी, अपना पैसा खो सकते हैं। मेरे पास सिर्फ एक बेटी है। इस बात ने उसे कुछ भी कहने से रोक दिया। दिया ने अपनी मां का हाथ खींचा। चलो घर चलें। उस दोपहर विक्रम का फोन लगातार बजता रहा। सहायक ने बताया कि जिस प्राइमरी स्कूल में दिया पढ़ती है, वहां भी पूछताछ के लिए फोन आया था। प्रिंसिपल माता पिता से मिलना चाहते हैं। सहायक ने कहा, कंपनी को हस्तक्षेप ना करने दे। विक्रम ने जवाब दिया, मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं। अध्यक्ष की आवाज एक और कॉल पर आई। लेकिन जनता पूछ रही है। वे कह रहे हैं कि आप एक युवा प्रतिभा का शोषण कर रहे हैं। मैं शोषण नहीं कर रहा हूं, विक्रम ने कहा। लेकिन आप खुद को एक ऐसी स्थिति में डाल रहे हैं जिसे आसानी से गलत समझा जा सकता है। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? पीछे हट जाओ। स्पष्ट रूप से घोषणा करो कि सभी गतिविधियां रुक गई हैं। विक्रम चुप रहा। तुम्हें लगता है कि तुम किसकी रक्षा कर रहे हो? अध्यक्ष ने पूछा। दिया की। क्या तुम निश्चित हो कि तुम्हारा तरीका उस बच्ची की रक्षा कर रहा है? ये सवाल पूरे दोपहर उसके साथ रहा। रात को विक्रम अकेला वर्कशॉप गया। शटर बंद था और शांत था। वो कुछ सेकंड देखता रहा और फिर मुड़ गया। उसका फोन बजा। राहुल का संदेश, बोर्ड कल मतदान करेगा। विक्रम ने जवाब दिया, मुझे पता है। क्या आपकी कोई योजना है? उसने स्क्रीन को देखा और फिर फोन बंद कर दिया। अगली सुबह मीना ने उसे फोन किया। क्या आप मेरे घर आ सकते हैं? उसकी आवाज़ पहले की तरह कठोर नहीं थी। जब विक्रम गली में पहुंचा तो माहौल पहले के दिनों से अलग था। कुछ लोगों ने उसे ज्यादा देर तक देखा। एक महिला ने पड़ोसी से कुछ फुसफुसाया। घर के अंदर दिया खाने की मेज के सामने बैठी थी। लैपटॉप प्लास्टिक की कुर्सी पर रखा था। मैं यहां काम कर सकती हूं, उसने उसे देखकर कहा। मैं अब वर्कशॉप नहीं जाती, मीना ने कहा। क्यों? विक्रम ने पूछा। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई सुरक्षा का बहाना बनाकर मेरी बेटी की जिंदगी में दखल दे। दिया ने उसे देखा। वे कहते हैं कि आप बुरे हैं, तुम क्या सोचती हो? उसने पूछा। मुझे नहीं पता, उसने सच कहा। लेकिन मुझे पसंद नहीं है कि वे मेरी मां से सवाल करें। विक्रम उसके सामने बैठ गया। मुझे माफ कर दो। आप किस लिए माफी मांग रहे हैं? मीना ने पूछा। क्योंकि मैंने सोचा था कि सिर्फ मेरा सही होना ही काफी है। वो चुप रही। आपको लगा कि आप पूरे सिस्टम को बदल सकते हैं, उसने धीरे धीरे कहा। लेकिन सिस्टम पहले प्रतिक्रिया देगा। तो आप मुझसे क्या चाहती हैं? आप कुछ समय के लिए बच्ची से ना मिले, उसने कहा, ताकि सब कुछ शांत हो जाए। इस बात ने उसे सिर उठाने पर मजबूर कर दिया। आप मुझ पर विश्वास नहीं करती? मैं विश्वास करती हूं, उसने जवाब दिया। लेकिन मैं उन लोगों पर विश्वास नहीं करती जो देख रहे हैं। दिया ने स्क्रीन पर नीचे देखा। अगर अंकल नहीं आएंगे तो भी मैं काम करूंगी। तुम्हें अकेले डर नहीं लगेगा? विक्रम ने पूछा। नहीं, उसने जवाब दिया। बस डर है कि आप खो जाएंगे। इस बात ने उसे निश्शब्द कर दिया। उसका फोन बजा। एक आंतरिक संदेश, बोर्ड की आपातकालीन बैठक। राहुल ने तुरंत फोन किया। उन्होंने आपको अस्थायी रूप से सलाहकार की भूमिका में स्थानांतरित करने का फैसला किया है। कार्यकारी शक्तियां तकनीकी निदेशक को सौंप दी गई हैं। विक्रम ने कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद कर लीं। ये कब से प्रभावी है? तुरंत उसने आंखें खोलीं और दिया को देखा, जो छोटी खाने की मेज पर कोड की एक एक लाइन टाइप कर रही थी। अंकल, आप ठीक तो हैं? उसने पूछा। मैं ठीक हूं,
उसने कहा, लेकिन उसके दिल में वो जानता था कि सब कुछ बदल गया है। आप अब वर्कशॉप नहीं आएंगे, मीना ने कहा, कम से कम कुछ समय के लिए। विक्रम ने सिर हिलाया। वो खड़ा हो गया। दरवाजे से बाहर निकलने से पहले वो मुड़ा। दिया जी। अगर कोई कहे कि वे ऐसा तुम्हारी रक्षा के लिए कर रहे हैं तो तुम क्या सोचोगी? उसने कुछ सेकंड सोचा और फिर जवाब दिया, अगर रक्षा करने से मैं रुक जाऊं तो वो रक्षा नहीं है। विक्रम ने उसे थोड़ी देर और देखा और फिर मुड़ गया। गली के बाहर कुछ नजरें अभी भी उसका पीछा कर रही थीं। उसका फोन फिर से बजा। इस बार आधिकारिक घोषणा थी। विक्रम सिंह को संचालन की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक सलाहकार की भूमिका में स्थानांतरित किया गया है। वो उस गर्म गली के बीच में खड़ा उस संदेश को पढ़ रहा था। दिया दरवाजे से बाहर भागी और पीछे से पुकारा, अंकल। वो मुड़ा। पीठ मत फेरना। विक्रम का ऑफिस एक ही सुबह में खाली कर दिया गया। दरवाजे पर नाम की प्लेट अभी भी थी, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचने का अधिकार वापस ले लिया गया था। राहुल मेज के सामने खड़ा अभी तक बंद ना हुए कागज के बक्से को देख रहा था। उन्होंने बहुत जल्दी किया। उन्होंने बस प्रक्रिया का पालन किया। विक्रम ने शांत भाव से उत्तर दिया, आपके पास अभी भी सलाहकार का पद है। राहुल ने कुछ सांत्वना खोजने की कोशिश करते हुए कहा, सलाहकार कुछ भी साइन नहीं कर सकता। विक्रम हल्का सा हंसा, बस सलाह दे सकता है। उसका फोन लगातार बज रहा था। उसे आराम करने, अपना ख्याल रखने, बोर्ड के फैसले पर भरोसा करने के संदेश आ रहे थे। किसी ने भी प्रोजेक्ट का जिक्र नहीं किया। प्रोजेक्ट की आंतरिक पहुंच को ब्लॉक कर दिया गया है। राहुल ने धीरे से कहा, मैंने अभी कोशिश की। विक्रम ने सिर हिलाया, मैंने ये अनुमान लगाया था। आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? अब सिस्टम में कुछ नहीं करना है। राहुल चुप रहा। और दिया। विक्रम ने कांच के दरवाजे से बाहर देखा। मैंने वादा किया है कि मैं पीठ नहीं फेरूंगा। दोपहर में वो हमेशा की तरह उस गली में गया, लेकिन घर के अंदर नहीं गया। वो गली के सिरे पर खड़ा अंदर देख रहा था। दिया खाने की मेज पर बैठी थी। लैपटॉप प्लास्टिक की कुर्सी पर रखा था। मीना बगल में बैठी सिलाई करते हुए अपनी बेटी को देख रही थी। विक्रम अंदर नहीं गया। उसका फोन बजा। ये मीना थी। आप बाहर क्यों खड़े हैं? मैं आपको मुश्किल में नहीं डालना चाहता। वो कुछ सेकंड चुप रही। अंदर आ जाइए। विक्रम घर में दाखिल हुआ। माहौल पहले से ज्यादा भारी था। आपकी नौकरी चली गई? उसने सीधे पूछा। मेरी कार्यकारी शक्तियां चली गईं, इस वजह से। सिर्फ ये नहीं, विक्रम ने जवाब दिया, लेकिन ये एक हिस्सा है। दिया ने सिर उठाया। क्या आपको सजा मिली है? नहीं, उसने कहा। बस अलग कर दिया गया है। अलग करने का क्या मतलब है? मतलब अब फैसला नहीं लेना? दिया ने सोचा और फिर कहा, जैसे मशीन को पावर सोर्स से अलग कर दिया गया हो। विक्रम हल्का सा हंसा। शायद, लेकिन अगर बैटरी है तो भी ये चलेगी, उसने कहा। मीना ने दोनों को देखा। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी इसका कारण बने। वो कारण नहीं है, विक्रम ने कहा। तो क्या है? उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। ये वो है जो मैंने देखा। आपने क्या देखा? उसने पूछा। एक और तरीका काम करने का। उसने आह भरी। उस तरीके ने आपकी कुर्सी छीन ली। शायद कुर्सी तरीके से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इस बात ने कमरे में सन्नाटा ला दिया। अंकल, क्या आप अभी भी वर्कशॉप जाते हैं? दिया ने पूछा। वर्कशॉप बंद हो गया है, विक्रम ने जवाब दिया। तुम्हारी वजह से। कई चीजों की वजह से। दिया ने कीबोर्ड को देखा। मैं अभी भी यहां काम करती हूं, मुझे पता है, उसने कहा। क्या आप देखने आएंगे? विक्रम ने मीना को देखा। उसने बहुत धीरे से सिर हिलाया। मैं अक्सर नहीं आऊंगा, उसने कहा, ताकि सब कुछ शांत हो जाए। शांत किस लिए? उसने पूछा। ताकि लोग भूल जाएं। लोग भूल जाएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। दिया ने सिर हिलाया, जैसे कि एक नया नियम स्वीकार कर रही हो। उस रात विक्रम को अध्यक्ष का फोन आया। अगर आप सिस्टम के बाहर के प्रोजेक्ट से कोई संबंध ना रखने का वादा करते हैं तो आप सलाहकार की भूमिका बनाए रख सकते हैं। उसने कहा, आप चाहते हैं कि मैं फिर से हस्ताक्षर करूं? विक्रम ने पूछा। बस ईमेल से पुष्टि करें और बदले में आप एक मानद पद बनाए रखेंगे। कोई भी पुरानी बात नहीं दोहराएगा। विक्रम चुप रहा। आपको अपने बारे में सोचना चाहिए, अध्यक्ष ने आगे कहा। मैं सोच रहा हूं, विक्रम ने जवाब दिया।
कॉल के बाद उसने लैपटॉप खोला और अपने निजी कंप्यूटर पर सहेजे गए पुराने मॉडल को देखा। कंपनी के सिस्टम तक पहुंच काट दी गई थी, लेकिन यहाँ का डेटा अभी भी था। राहुल का एक संदेश आया। मैं सार्वजनिक रूप से जारी नहीं रख सकता, लेकिन मैं काम के बाद मदद कर सकता हूं। विक्रम ने जवाब दिया। जोखिम मत लो। राहुल ने वापस संदेश भेजा। आपने जोखिम उठाया है। विक्रम ने कंप्यूटर नीचे रख दिया। अगली सुबह आंतरिक समाचार पत्र में कार्यकारी हस्तांतरण की आधिकारिक घोषणा छपी, जिसमें प्रोजेक्ट का कोई जिक्र नहीं था, वर्कशॉप का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन लेख के अंत में एक छोटी सी पंक्ति थी। कंपनी पुष्टि करती है कि नाबालिगों से संबंधित सभी गतिविधियों को सख्त नियमों का पालन करना चाहिए। विक्रम ने इसे पढ़ने के बाद एक ठंडा खालीपन महसूस किया। दोपहर में वो गली में लौटा, लेकिन सिर्फ सिरे पर खड़ा रहा। दिया ने उसे दूर से देखा और दौड़ कर आई। अंकल, आप अंदर नहीं आएंगे? नहीं, उसने जवाब दिया। आप डरते हैं? मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहता। मुझे डर नहीं है, उसने कहा। लेकिन मेरी माँ डरती हैं। दिया ने अपनी माँ को देखा, जो दरवाजे में खड़ी थी। उसने कुछ नहीं कहा। क्या आपको पछतावा है? उसने पूछा। विक्रम ने कुछ सेकंड सोचा। नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने चुना था। क्या चुना? पीठ ना फेरना। दिया ने उसे पहले से ज्यादा देर तक देखा। अगर आपके पास कोई जगह नहीं है तो आप कहाँ काम करेंगे? जहां भी जगह होगी। जगह तो है, उसने कहा। इस बात ने उसे रोक दिया। मुझे तुम्हारी जगह नहीं चाहिए, उसने धीरे से कहा। लेकिन मुझे आपकी जरूरत है, उसने जवाब दिया। मीना की आवाज घर के अंदर से आई। दिया। वो मुड़ी और फिर विक्रम को आखिरी बार देखा। अंकल, गायब मत होना, उसने कहा। मैं गायब नहीं होऊंगा, उसने जवाब दिया। बस थोड़ा दूर खड़ा रहूंगा। जब विक्रम गली से निकला तो वो जानता था कि ये दूरी सिर्फ कुछ कदमों की नहीं थी, ये एक नई सीमा थी, जहां उसके पास अब शक्ति नहीं थी, केवल विकल्प थे। उस रात उसने अध्यक्ष को एक ईमेल भेजा। मैं सलाहकार की भूमिका स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं व्यक्तिगत शोध छोड़ने का वादा नहीं करता। प्रतिक्रिया बहुत जल्दी आई। हम इस पर फिर से विचार करेंगे। विक्रम ने स्क्रीन बंद कर दी। गली के छोटे से घर में दिया ने लैपटॉप खोला। उसने मॉडल में एक और पंक्ति जोड़ी। अगर एक नोड अलग हो जाता है तो बाकी नोड्स खुद को समायोजित कर लेते हैं। उसने अभी अभी लिखे शब्दों को देखा और फिर धीरे से खुद से कहा, निर्भर नहीं। बाहर एक अजनबी कार गली के अंत में रुकी। कार में बैठा व्यक्ति कुछ सेकंड के लिए छोटे से घर को देखता रहा और फिर चला गया। विक्रम का फोन बजा जब वो अपने खाली अपार्टमेंट में दाखिल हुआ। राहुल का संदेश। वे सभी आंतरिक ईमेल की फिर से जांच कर रहे हैं, सावधान रहना। विक्रम ने पढ़कर फोन में इस पर रख दिया। वो जानता था कि अलगाव अभी खत्म नहीं हुआ था और शायद यह भी शुरू ही हुआ था। शाम को दिया का छोटा कमरा केवल टेबल लैंप की रोशनी से रोशन था। उसकी मां सो चुकी थी। सिलाई मशीन की आवाज बहुत पहले बंद हो चुकी थी। स्क्रीन पर विकेंद्रीकृत मॉडल अभी भी चल रहा था। निर्भर नहीं, उसने बुदबुदाया और एक नई खिड़की खोली। उसने एक संक्षिप्त विवरण लिखा कि सिस्टम कैसे त्रुटि सहता है, छोटे हिस्सों में बंट जाता है, खुद को समायोजित करता है, पूरी तरह से नहीं रुकता। अपना नाम नहीं लिखा, विक्रम का नाम नहीं, बस एक विचार। उसने इसे एक खुले प्रोग्रामिंग फोरम पर भेज दिया। अगली सुबह विक्रम दर्जनों सूचनाओं के साथ जागा। तकनीकी समुदाय में एक लेख तेजी से साझा किया जा रहा था। त्रुटि से बचने के बजाय विफलता के लिए डिजाइन करें। उसने एक एक पंक्ति पढ़ी। उसका दिल धीमा हो गया। प्रस्तुति का तरीका परिचित था, संक्षिप्त, बिना किसी दिखावे के। फोन बजा। राहुल का। आपने देखा? देखा, किसी का नाम नहीं है, राहुल ने कहा। लेकिन सामग्री बिल्कुल वैसी ही है, वैसी नहीं, विक्रम ने जवाब दिया। ये वही है। तुम्हें क्या लगता है किसने पोस्ट किया? विक्रम एक सेकंड के लिए चुप रहा। यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है, राहुल ने अपनी आवाज धीमी की। अगर बोर्ड देखेगा तो वे स्रोत का पता लगाएंगे। किसका पता लगाएंगे? विक्रम ने पूछा। बिना हस्ताक्षर वाले विचार का। छोटी सी गली में दिया स्क्रीन के सामने बैठी। टिप्पणियों की बढ़ती संख्या को देख रही थी। एक ने लिखा, ये तरीका बिजली की कमी वाले क्षेत्रों में शिक्षा प्रणाली के लिए लागू किया जा सकता है। दूसरे ने, कनेक्शन खोने की संभावना पर आधारित डिजाइन। तर्कसंगत लगता है। उसने हर वाक्य पढ़ा और फिर कुछ सुझाव नोट किए।
मीना बाहर आई और अपनी बेटी को देखा। तुम क्या कर रही हो जो मुस्कुरा रही हो? मैंने कुछ पोस्ट किया था, उसने जवाब दिया। क्या पोस्ट किया? मैं कैसे काम करती हूं? क्या तुमने अपना नाम लिखा? नहीं। उसने कुछ सेकंड स्क्रीन को देखा। क्या कोई जानता है कि ये तुम्हारा है? जरूरत नहीं है। विक्रम का फोन फिर से बजा। इस बार एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे जिन्हें वो जानता था। मैंने अभी एक दिलचस्प लेख पढ़ा, दूसरे ने कहा। क्या आपका इससे कोई लेना देना है? नहीं, विक्रम ने जवाब दिया। लेकिन मुझे लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए। मैंने पढ़ लिया है। यह तरीका अगर कक्षा में आजमाया जाए तो छात्रों के त्रुटियों के बारे में सोचने का तरीका बदल सकता है। दूसरी तरफ की आवाज उत्साह से भरी थी। विक्रम मुस्कुराया। तो फिर कोशिश करो। दोपहर में आंतरिक तकनीकी बैठक में तकनीकी निदेशक ने स्क्रीन पर लेख दिखाया। क्या कोई इसे जानता है? उसने पूछा। कुछ लोगों ने सिर हिलाया। राहुल चुप रहा। ये विचार तेजी से फैल रहा है, निदेशक ने कहा। किसी ने पूछा है कि क्या हमारे पास इसी तरह का शोध है? क्या हमारे पास है? एक युवा इंजीनियर ने पूछा। निदेशक ने चारों ओर देखा। हम प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, लेकिन अगर ये दिशा सही है तो दूसरे ने कहा। कमरे का माहौल बदल गया। बैठक के बाद अध्यक्ष ने विक्रम को बुलाया। क्या तुम उस लेख के बारे में जानते हो? मैंने पढ़ा है। क्या इसका तुमसे कोई लेना देना है? ये विचार मेरा नहीं है, विक्रम ने जवाब दिया। तुम कौन सा खेल खेल रहे हो? दूसरी तरफ की आवाज ठंडी हो गई। मैं खेल नहीं रहा हूं। तुम्हें लगता है कि इस तरह फैलने से किसी को मदद मिलेगी? जरूरतमंदों को मदद मिलेगी? अध्यक्ष कुछ सेकंड चुप रहा। अगर बोर्ड ये निष्कर्ष निकालता है कि तुम इसके पीछे हो, तो तुम एक खुले विचार के लिए जिम्मेदार होगे? विक्रम ने पूछा। रणनीति को प्रभावित करने के लिए? गली में दिया को एक अजनबी खाते से एक निजी संदेश मिला। क्या आप सोर्स कोड साझा कर सकती हैं? उसने सोचा और फिर सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को छोड़कर एक हिस्सा भेज दिया। अभी भी छिपा रही हो? मीना ने उसे रुकते देख पूछा। छिपा नहीं रही हूं, उसने कहा। बस किसी को निर्भर नहीं होने दे रही हूं। शाम को राहुल विक्रम के घर आया। उसने लैपटॉप मेज पर रखा। 3 बाहरी तकनीकी टीमें इसका परीक्षण कर रही हैं, राहुल ने कहा। वे स्रोत नहीं जानते तो अच्छा है, विक्रम ने जवाब दिया। लेकिन बोर्ड को संदेह है। वे पुराने एक्सेस लॉक की जांच कर रहे हैं। क्या तुमसे पूछा गया? हाँ, राहुल ने आह भरी। मैंने कहा मुझे नहीं पता। विक्रम ने उसे देखा। क्या तुम्हें पछतावा है? राहुल ने सिर हिलाया। मैं बस नहीं चाहता कि ये मर जाए। इस बात ने विक्रम को उस छोटी सी गली में उस छोटी सी आवाज की याद दिला दी। विक्रम का फोन बजा। एक अजनबी नंबर से संदेश। हम फॉल्ट टॉलरेंट मॉडल में रुचि रखते हैं, क्या हम बात कर सकते हैं? उसने जवाब नहीं दिया। अगली सुबह टेक्नोलॉजी समाचार पत्र में एक विश्लेषण प्रकाशित हुआ। विफलता के लिए डिजाइन करें। जब त्रुटि स्वीकार करना एक रणनीति बन जाती है। किसी भी कंपनी का उल्लेख नहीं था, किसी भी व्यक्ति का नहीं। कांच के मीटिंग रूम में अध्यक्ष ने अखबार को मेज पर रखा। हमसे सवाल पूछे जा रहे हैं, उसने कहा। अगर हम भाग नहीं लेते हैं तो हम पीछे रह जाएंगे। अगर हम भाग लेते हैं तो हम स्वीकार करते हैं कि पुरानी दिशा में समस्या थी। तकनीकी निदेशक ने विक्रम को देखा। तुम क्या चाहते हो? कुछ नहीं चाहता, विक्रम ने जवाब दिया। मैं इस विचार का मालिक नहीं हूं। लेकिन तुमने शुरुआत की, अध्यक्ष ने कहा। विक्रम ने सिर हिलाया। नहीं। ये वहां शुरू हुआ जो तुम्हारे नक्शे में नहीं था। इस बात ने कमरे में सन्नाटा ला दिया। दोपहर में दिया को एक दूर दराज के स्कूल के शिक्षक से एक ईमेल मिला। हमने छोटे छोटे हिस्सों में बांटने का तरीका आजमाया जब हम छात्रों को कंप्यूटर की त्रुटियों को संभालना सिखा रहे थे। अब वे गलती करने से नहीं डरते। उसने अपनी मां को पढ़कर सुनाया। खुश हो? मीना ने पूछा। खुश हूं, उसने जवाब दिया। क्योंकि ये कैद नहीं है। कहाँ कैद? वर्कशॉप में। उसने अपनी बेटी को देखा। क्या तुम विक्रम अंकल से नाराज हो? नहीं, उसने कहा। उन्होंने इसे नहीं रखा। शाम को विक्रम को एक तत्काल कॉल आया। बोर्ड फिर से बैठक करेगा। राहुल ने कहा, तुम्हें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि ये देखने के लिए कि क्या इस दिशा में आधिकारिक तौर पर शोध किया जाना चाहिए। विक्रम चुप रहा। तुम सुन रहे हो? राहुल ने पूछा। मैं सुन रहा हूं। तुम जीत गए। विक्रम ने खिड़की से बाहर देखा। शहर की रोशनी झिलमिला रही थी। कोई नहीं जीता, उसने कहा, क्योंकि ये किसी का नहीं है।
गली के सिरे पर अजनबी कार फिर से दिखाई दी। इस बार कार में बैठे लोगों ने तस्वीरें नहीं खींची। उन्होंने बस कुछ मिनट के लिए छोटे से घर को देखा और फिर चले गए। दिया ने लैपटॉप बंद किया और खिड़की से बाहर देखा। माँ, अगर वे इसे वापस लेना चाहें तो? मीना ने अपनी बेटी को देखा। वे क्या लेंगे? दिया ने एक पल सोचा और फिर कहा, एक चीज जिसका कोई मालिक नहीं है उसे कौन ले सकता है? विक्रम का फोन फिर से बजा। अध्यक्ष का संदेश। हमें अकेले में बात करनी है। उसने पढ़कर तुरंत जवाब नहीं दिया। कहीं ना कहीं कांच के मीटिंग रूम और गली के अंत में छोटे से घर के बीच कुछ बदल रहा था और कोई भी निश्चित नहीं था कि वे इसे नियंत्रित कर सकते थे। कांच का मीटिंग रूम सामान्य से अधिक भरा हुआ था। पहले की तरह तीखी बहस नहीं थी, केवल संयम और प्रतीक्षा करने वाली आंखें थीं। अध्यक्ष ने शुरुआत की। हमें विफलता के लिए डिजाइन की दिशा पर निर्णय लेना होगा। ये तेजी से फैल रहा है। अगर हम चुप रहते हैं तो हमें पिछड़ा हुआ माना जाएगा। तकनीकी निदेशक ने सिर हिलाया। 3 विश्वविद्यालयों ने इसका परीक्षण किया है। कंपनी के भीतर कुछ तकनीकी टीमों ने भी इसे लागू करने का प्रस्ताव दिया है। उसकी नजर विक्रम पर आकर रुक गई। क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? विक्रम सीधा बैठा। मैं अब संचालन नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुमने इसकी शुरुआत की, अध्यक्ष ने कहा। मैंने केवल एक सवाल पूछा, विक्रम ने जवाब दिया। समस्या ये है, वित्तीय निदेशक ने बीच में कहा, अगर हम आधिकारिक तौर पर शोध करते हैं तो इसका मतलब है कि हम स्वीकार करते हैं कि पुरानी दिशा में कमी थी। और अगर हम शोध नहीं करते हैं, एक युवा सदस्य ने पूछा, तो हमसे पूछा जाएगा कि हम इससे क्यों बच रहे हैं। कमरे में माहौल फिर से भारी हो गया। अध्यक्ष विक्रम की ओर मुड़ा। क्या तुम ये कहने के लिए तैयार हो कि ये कंपनी की रणनीति नहीं है? विक्रम ने तुरंत जवाब दिया। क्यों? क्योंकि मैं उस चीज को नकार नहीं सकता जिस पर मैं विश्वास करता हूं। तुम्हारे पास अब निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, अध्यक्ष ने याद दिलाया, लेकिन मेरे पास अभी भी बोलने का अधिकार है। इस बात पर कुछ लोगों ने नजरें मिलाईं। तकनीकी निदेशक ने कहा, वास्तविकता यह है कि मौजूदा सिस्टम में पहले से ही फॉल्ट टॉलरेंस की दिशा में छोटे छोटे समायोजन शुरू हो गए हैं। टीम ने इसे अपने आप किया है, कोई निर्देश नहीं था। अध्यक्ष ने पूछा, नहीं तो अगर कोई समस्या होती है तो कौन जिम्मेदार होगा? किसी ने जवाब नहीं दिया। बैठक 1 घंटे और चली, बिना किसी स्पष्ट निष्कर्ष के। सिस्टम नहीं जानता था कि खुद का बचाव करे या बदले। जब सब लोग चले गए तो अध्यक्ष ने विक्रम को रोक लिया। तुम हमें एक नरम बदलाव में मदद कर सकते हो, उसने कहा। सार्वजनिक रूप से गलती स्वीकार करना आसान नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा कि हम गलत थे, विक्रम ने जवाब दिया। बस ये कि ये पर्याप्त नहीं था। तुम अभी भी सोचते हो कि तुम सही हो। मुझे लगता है कि वो तरीका कोशिश करने लायक है। अध्यक्ष ने उसे ज्यादा देर तक देखा। अगर हम तुम्हें इस शर्त पर संचालन में वापस बुलाते हैं कि परियोजना को आधिकारिक तौर पर एकीकृत किया जाएगा, तो क्या तुम सहमत होगे? विक्रम चुप रहा। तुम्हारे पास फिर से शक्ति होगी और तुम विचार की रक्षा कर पाओगे। और तुम्हें ये स्वीकार करना होगा कि ये कंपनी का है, विक्रम ने कहा। यह सामान्य है, लेकिन ये यहां पैदा नहीं हुआ। अध्यक्ष ने आह भरी। तुम बहुत कठोर हो शायद। छोटी सी गली में दिया विकेंद्रीकृत मॉडल पर चर्चा का एक वीडियो देख रही थी। बोलने वाला नहीं जानता था कि वो कौन है, लेकिन वो ठीक उसी तरह का विश्लेषण कर रहा था जैसा वो सोचती है। तुम प्रसिद्ध हो गई हो, मीना ने मजाक में कहा। नहीं, उसने सिर हिलाया। मेरा कोई नाम नहीं है। क्या तुम्हें दुख है? नहीं। उसकी मां का फोन बजा। उसने स्क्रीन देखी और फिर सिर उठाया। उन्होंने कहा कि अब और काम करने की जरूरत नहीं है। वार्ड ऑफिस ने कहा कि परिवार का खुद का प्रबंधन ही काफी है। दिया ने बस सिर हिलाया। उस शाम नाव विक्रम से कंपनी के पास एक कैफे में मिला। वे गुटों में बट रहे हैं। नाम ने धीरे से कहा, एक समूह चाहता है कि तुम आधिकारिक तौर पर नेतृत्व करने के लिए वापस आओ। दूसरा समूह तुम्हें पूरी तरह से काटना चाहता है। वे असमंजस में हैं, विक्रम ने जवाब दिया, क्योंकि वे कहानी को नियंत्रित नहीं कर सकते। विक्रम ने सड़क की ओर देखा। कहानी कभी भी उनकी नहीं थी। क्या तुम्हें डर है? नाम ने पूछा। किस बात का डर? अगर वे उसी मॉडल का इस्तेमाल करते हैं और तुम्हें भूल जाते हैं? विक्रम हल्का सा हंसा। अगर वे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये अच्छा है। मुझे श्रेय की जरूरत नहीं है।
मैंने श्रेय के लिए शुरू नहीं किया था। नाम कुछ सेकंड चुप रहा। और दिया? आज वार्ड ऑफिस ने कहा कि अब और काम करने की जरूरत नहीं है, विक्रम ने जवाब दिया। तो दबाव कम हो गया है, बस सतह पर। विक्रम का फोन बजा। अध्यक्ष का संदेश। बोर्ड ने एक आधिकारिक शोध समूह बनाने का फैसला किया है। तुम एक वरिष्ठ सलाहकार के रूप में भाग लोगे। उसने पढ़कर जवाब नहीं दिया। क्या तुम सहमत होगे? नाम ने पूछा। अभी नहीं। तुम और क्या चाहते हो? विक्रम ने नाम को देखा। मैं नहीं चाहता कि इसे एक दायरे में बांधा जाए। ये अपरिहार्य है, नाम ने कहा। सिस्टम में आने वाली हर चीज पर नियम लागू होते हैं। विक्रम चुप रहा। रात को वो गली में गया, लेकिन इस बार घर में दाखिल हुआ। अंकल, आप फिर आ गए, दिया ने कहा। वार्ड ऑफिस ने अब और नहीं बुलाया, मीना ने सूचित किया। तो अच्छा है, विक्रम ने जवाब दिया। तुम्हारी कंपनी का क्या हुआ? उसने पूछा। वे मॉडल को आधिकारिक बनाना चाहते हैं, तो तुम खुश हो? पक्का नहीं। क्यों? अगर ये वहां जाता है तो इसे उनके नियमों का पालन करना होगा। दिया ने सोचा और फिर कहा, अगर नियम इसे कमजोर बनाते हैं तो? यही मुझे डर है। क्या तुम मना कर सकते हो? शायद। तो कह दो। मीना ने दोनों को देखा। क्या तुम वापस आ सकते हो? उन्होंने प्रस्ताव दिया है, विक्रम ने जवाब दिया। तुम चाहते हो? विक्रम ने दिया को देखा। तुम क्या सोचती हो? उसने सीधे उसकी आंखों में देखा। अगर तुम सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए वापस आते हो तो तुम्हें नहीं आना चाहिए, और अगर रक्षा करने के लिए, इसे कैद करके रक्षा करने के लिए? उसने पूछा। इस सवाल ने उसे निश्शब्द कर दिया। उसका फोन बजा। इस बार एक आधिकारिक ईमेल था। बोर्ड ने आपसे 24 घंटे के भीतर शोध समूह में अपनी भागीदारी की पुष्टि करने का अनुरोध किया है। उसने फोन में इस पर रखा। तुम क्या करोगी? दिया ने पूछा। विक्रम ने उसे थोड़ी देर और देखा। क्या तुम्हें डर है कि अगर मेरा कोई संबंध नहीं रहा तो? उसने वापस पूछा। नहीं, उसने जवाब दिया, क्योंकि इसे जीने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये बात बिल्कुल भी ठंडी नहीं थी, बस सरल थी। विक्रम खड़ा हो गया। मैं आज रात उन्हें जवाब दूंगा। क्या जवाब दोगे? मीना ने पूछा। उसने अंधेरी होती गली को देखा जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। मैं वापस नहीं आऊंगा अगर शर्त चुप रहना है। उसका फोन एक बार और बजा। अध्यक्ष का संदेश। हमें अंतिम उत्तर चाहिए। विक्रम ने स्क्रीन को देखा और फिर दिया को। क्या तुम्हें यकीन है? मीना ने पूछा। उसने सिर हिलाया। बाहर अचानक बारिश होने लगी, जिससे गली जल्दी गीली हो गई। दिया ने लैपटॉप बंद किया, धीरे से कुछ पुराना दोहराते हुए कहा, सिस्टम तब भ्रमित हो जाता है जब वो नियंत्रण खो देता है। विक्रम ने जवाब ईमेल भेजा। सामग्री में केवल एक शब्द था, नहीं। सार्वजनिक पुस्तकालय दोपहर में शांत था। केवल किताबें पलटने और एयर कंडीशनर की हल्की आवाज थी। बड़ी कांच की खिड़कियों से रोशनी छनकर लकड़ी की मेजों की कतारों पर फैल रही थी। विक्रम सबसे अंदर के कोने में बैठा था। उसके सामने उसका निजी लैपटॉप था। कोई नाम की प्लेट नहीं, कोई सहायक नहीं। उसने एक साधारण शर्ट पहन रखी थी, किसी भी अन्य पाठक की तरह दिख रहा था। अंकल, आप इतनी जल्दी आ गए? दिया की आवाज पीछे से आई। वो एक छोटा बैग लटकाए हुए आई। उसके बाल साफ सुथरा बंधा हुआ था। अब मुझे बैठ के नहीं करनी पड़ती। विक्रम हल्का सा हंसा। क्या आप दुखी हैं? कभी कभी, उसने जवाब दिया, लेकिन पछतावा नहीं है। दिया सामने बैठ गई। उसने अपना कंप्यूटर खोला। स्क्रीन पर फॉल्ट टॉलरेंट मॉडल का एक नया संस्करण दिखाई दिया। मैंने एक और हिस्सा जोड़ा है, उसने कहा। अगर एक नोड लंबे समय तक अलग थलग रहता है तो वो अपने आप दूसरा रास्ता खोज लेता है, आदेश का इंतजार नहीं करता। विक्रम ने पूछा, नहीं? उसने कोड की पंक्तियों को देखा। अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। मुझे लिखने के लिए कभी आपकी जरूरत नहीं थी, उसने कहा। मुझे बस आपकी जरूरत थी कि आप पीठ न फेरें। विक्रम ने सिर हिलाया। बगल की स्क्रीन पर एक समाचार पंक्ति चल रही थी। एक्स कॉरपोरेशन ने फॉल्ट टॉलरेंट रिसर्च ग्रुप की स्थापना की, भविष्य के लिए उपयुक्त नई दिशा की पुष्टि की। विक्रम ने सरसरी तौर पर पढ़ा और फिर उसे बंद कर दिया। क्या आप शामिल नहीं हुए? दिया ने पूछा। नहीं, क्यों? वे चाहते थे कि मैं अंदर रहूं। लेकिन उनके तरीके से। और आप? मैं चाहता था कि इसे एक दायरे में न बांधा जाए। दिया ने कुछ सेकंड सोचा। अगर वे अच्छा करते हैं तो अच्छा है, विक्रम ने जवाब दिया। मुझे वहां खड़े होने की जरूरत नहीं है।
क्या आपको अफसोस नहीं है? विक्रम ने उसे देखा। सत्ता का अफसोस है, विकल्प का नहीं। मीना अंदर आई, मेज पर फलों का एक बैग रखते हुए। तुम दोनों इतनी गंभीरता से बात कर रहे हो? अंकल कंपनी में वापस नहीं गए? दिया ने कहा। उसने विक्रम को देखा। तुम्हें यकीन है? यकीन है? उसने जवाब दिया। मैंने मना कर दिया है। तो तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? फिर से सीखूंगा, विक्रम ने कहा, और उन जगहों की मदद करूंगा जहां सुविधाएं नहीं है। वो थोड़ी देर चुप रही और फिर सिर हिलाया। बस ये सुनिश्चित करना कि तुम मेरी बेटी को फिर से वार्ड ऑफिस ना बुलवाओ। विक्रम हंसा। मैंने सबक सीख लिया है। बगल की मेज पर बैठा एक छात्र मुड़ा। आप वही हैं जो लेख में थे, है ना? विक्रम ने सिर हिलाया। नहीं, ये विचार मेरा नहीं है, लेकिन आप ही थे जिन्होंने इसे सार्वजनिक रूप से सबसे पहले कहा, छात्र ने कहा। विक्रम ने दिया को देखा। पहला व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। छात्र ने सिर हिलाया और फिर अपनी किताब में लग गया। पुस्तकालय का माहौल फिर से शांत हो गया। क्या आप उनसे नाराज हैं? दिया ने पूछा। नहीं, उसने जवाब दिया। उन्होंने वो किया जो उन्हें लगा कि सिस्टम की रक्षा के लिए सही है। और तुमने कुछ और बचाने के लिए चुना। मेरी रक्षा? उसने पूछा। सिर्फ तुम्हारी नहीं, उसने कहा, एक सोच की रक्षा। दिया ने स्क्रीन पर नीचे देखा। मैं नहीं चाहती कि ये किसी की निजी संपत्ति बने। ये नहीं बनेगी, विक्रम ने जवाब दिया। उसका फोन बजा। राहुल का संदेश। उन्होंने आधिकारिक तौर पर मॉडल का एक हिस्सा एकीकृत कर लिया है। तुम्हारा नाम नहीं लिया, लेकिन किसी ने स्रोत से इनकार नहीं किया। विक्रम ने जवाब दिया, अच्छा है। राहुल ने वापस संदेश भेजा, तुम कभी भी वापस आ सकते हो। विक्रम ने फोन नीचे रख दिया। और कोई जवाब नहीं दिया। आप जवाब नहीं दे रहे हैं? दिया ने पूछा। जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि मैं सही था। मीना अपनी बेटी के बगल में बैठ गई। मैंने एक बार सोचा था कि तुम्हें पछतावा होगा। मैंने भी एक बार ऐसा ही सोचा था, विक्रम ने कहा। लेकिन कुछ चीजें बचा ली जाएं तो वही काफी है। क्या बचाया? उसने पूछा। वादा? दिया बहुत हल्का सा मुस्कुराई। मुझे लगता है कि वे सोचते हैं कि उन्होंने अनुमति दी, उसने कहा। क्या अनुमति दी? उसने पूछा। मुझे काम करने की, उसने जवाब दिया। विक्रम ने उसे देखा। तुम क्या सोचती हो? वे बस रोक नहीं पाए। उसने शांत भाव से कहा। ये बात शांत वातावरण में गूंज उठी, बिना किसी जोर के। थोड़ी देर बाद दिया ने विक्रम को स्क्रीन दिखाई। मैं इस संस्करण को साझा करने की सोच रही हूं, सार्वजनिक रूप से। हाँ, क्या तुम्हें डर नहीं है कि कोई इसे ले लेगा? नहीं, उसने सिर हिलाया। कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन कोई भी इसे रख नहीं सकता। विक्रम ने स्क्रीन पर लिखे शब्दों को देखा। विफलता के लिए डिजाइन, खुला संस्करण। क्या तुम अपना नाम लिखोगी? उसने पूछा। नहीं, उसने जवाब दिया। बस ये लिखूंगी कि ये उन जगहों के लिए है जहां आदर्श परिस्थितियां नहीं है। मीना ने अपनी बेटी को देखा। उसकी नजरें पहले से ज्यादा नरम थीं। तुम बहुत जल्दी बड़ी हो गई हो, नहीं? दिया ने कहा। मैं बस बिजली जाने की आदी हो गई हूं। तीनों हंस पड़े। पुस्तकालय की कांच की खिड़कियों के बाहर आसमान अंधेरा होने लगा था। सड़क की बत्तियां एक एक करके जल उठीं। अंकल, दिया ने विक्रम के खड़े होने पर बुलाया। हाँ, अगर बाद में कोई पूछे कि तुमने कहां से शुरू किया तो तुम क्या कहोगे? विक्रम ने एक पल सोचा और फिर जवाब दिया। एक ऐसी जगह से जो नक्शे पर नहीं थी। वो गली? हाँ, अब वो नक्शे पर है। उसने अपना फोन उठाकर उसे दिखाते हुए कहा, मैंने इसे जोड़ा है। विक्रम ने छोटी स्क्रीन को देखा। ऐप पर एक नीला बिंदु दिखाई दिया, जिसका नाम सादगी से रखा गया था, शुरुआत की जगह। वो कुछ सेकंड कुछ नहीं बोला। तुम्हें वो नाम पसंद है? उसने पूछा। नाम महत्वपूर्ण नहीं है, उसने जवाब दिया। महत्वपूर्ण ये है कि हमें याद है। विक्रम ने सिर हिलाया। वो पुस्तकालय से बाहर निकला। पहले के दिनों की तरह खोया हुआ महसूस नहीं कर रहा था। शहर अभी भी शोरगुल वाला था, अभी भी भीड़ भरा था, लेकिन अब अजनबी नहीं लग रहा था। दिन में आखिरी बार उसका फोन बजा। एक अजनबी पते से संदेश। हम एक दूर दराज के स्कूल हैं। आपके मॉडल की बदौलत छात्र अब मशीन के खराब होने से नहीं डरते। धन्यवाद। विक्रम ने जवाब नहीं दिया। उसने संदेश दिया को भेज दिया। उसने पढ़कर सिर उठाया। अंकल, देखा उसने क्या कहा? यह किसी का नहीं है। विक्रम ने अपनी यादों में दूर उस गली को देखा
जहां एक पुराना कंप्यूटर गर्म दोपहर में झिलमिलाता था। हां, उसने धीरे से कहा, और इसीलिए ये जीवित है। अगर ये कहानी आपको किसी भी पल छू गई हो तो लाइक और शेयर करें ताकि ये कहानी और भी लोगों तक पहुंच सके। क्या पता कहीं कोई ऐसा हो जिसे सहानुभूति, आशा या आगे बढ़ने की ताकत मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि आप अगली कहानियों से ना चूकें। परिवार, प्यार, सच्चाई और उन चीजों के बारे में कहानियां जो बहुत ही सामान्य हैं लेकिन बिल्कुल भी छोटी नहीं हैं। हमें बताएं कि आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं, भारत से या किसी बहुत दूर जगह से। आपकी हर टिप्पणी हमें हर दिन बेहतर कहानियां सुनाने के लिए प्रेरित करती है। आप सब कहां से हमारी ये कहानी सुन रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो हमें भेजिए ताकि हम उसे सबके साथ साझा कर सकें। आप जहां भी रहें, हमेशा खुश और सलामत रहें, यही हमारी कामना है।